Assalamu alaikum everyone. Welcome to Shopify's next Shopify meetup. आज जो हमारा Shopify का जो टॉपिक है प्रिपेयरिंग योर ई-कॉमर्स बिजनेस फॉर 2021, ये जो हमारा सेकंड मीटअप है, पहला जो अगस्त में हमने किया था दैट वाज क्वाइट सक्सेसफुल। और इसके लिए सबसे पहले मैं Shopify का टीम का शुक्रिया अदा करूंगा, जिनमें से स्पेशली गैबी सॉन्ग का, जिन्होंने इस अप्रूवल में लास्ट टाइम भी हमें मदद की थी। और उसके बाद अगेन उसी टीम का ही फिर शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने हमें फिर मौका दिया है कि आके हम ऑफिशियली शॉपिफाई का जो सेकंड मीटअप हम कंडक्ट करवा लें। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हमारे जो स्पीकर्स हैं उनका, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया आज इंशाल्लाह, जिन्होंने प्रिपेयरिंग योर ई कॉमर्स बिजनेस फॉर 2021 पे बात करनी है। आज हमें ज्वाइन किया एडेक्स 360 से जैन हमीद साहब ने, उसके बाद उबैद साहब ने अल्केमेटिव से, उसके बाद हीव मैट्रिक्स से हमारे साथ शेख अजीज साहब मौजूद हैं, उसके बाद फ़ारूक नदीम साहब TCS से। बाय 6:30 PM इंशाल्लाह हमें अमजद रफीक साहब ओरिएंट टेक्सटाइल से भी ज्वाइन कर लेंगे। आज स्केजुअल के बारे में बात करता जो वेलकमिंग एंड इंट्रोडक्शन है, इस पे इंशाल्लाह मैं बात करूंगा। उसके बाद जो कंटेंट पर्सनलाइजेशन परफॉर्मेंस मार्केटिंग में, इस पे जैन हमीद साहब बात करेंगे। उसके बाद ई कॉमर्स इन्हेंसमेंट्स ऑटोमेशन एंड द फ्यूचर, उसके ऊपर उबैद साहब बात करेंगे। उसके बाद हाउ टू डिज़ाइन कम्युनिकेशन फॉर अ ब्रांड, इस पे ही मैट्रिक्स से शेख अजीज साहब। रोल ऑफ लॉजिस्टिक्स इन ई कॉमर्स ऑफ पाकिस्तान, इसके ऊपर फ़ारूक नदीम साहब TCS से बात करेंगे। उसके बाद सस्टेनिंग इन द रैपिडली ग्रोइंग ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज पे इंशाल्लाह अमजद रफीक साहब बात करेंगे। उसके बाद सबसे पहले एडेक्स 360 एजेंसी, बहुत शुक्रिया इनका जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है। इनकी स्पॉन्सरशिप के बगैर में भी शायद मीटअप उस तरह से भी हम कंडक्ट ना करवाते हैं। उसके बाद फिर एज अ स्पॉन्सर शॉपिफाई का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें इस बार अगेन हमें स्पॉन्सर किया है। और सेकेंडली इसके बाद मैं बताता चला जाऊँ कि मीटअप क्या है। 2018 के स्टैट्स के मुताबिक 600 के बिजनेसेस शॉपिफाई पावर्ड बाय थे। अब 100 अब तकरीबन इसमें ऑलमोस्ट डबल तादाद हो गई है 2 साल में कोविड के हवाले से भी, और 59 सिटीज से ज़्यादा हो गए हैं, अभी तकरीबन 70 प्लस हो गए हैं। शॉपिफाई मीटअप्स तकरीबन ओवरऑल 3000 से ज़्यादा हो गए हुए हैं। ये करंटली इनका जो स्टेटस चल रहा है। और इसके बाद फिर मीटअप के हवाले से जो इंटरेस्टेड हमारे टॉपिक्स हैं, शुरू में मैंने स्केजुलिंग की बात की थी, इस पे एक करके हमारे स्पीकर्स आएंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। अभी यहाँ से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यहाँ से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि कंटेंट पर्सनलाइजेशन के ऊपर जो जैन हमीद साहब अपने टॉपिक पे बात स्टार्ट करें, ताकि जितने भी हमारे जो टेडी सुनने वाले हैं वो इस चीज़ से जो देखने वाले हैं सारे जो है उस चीज़ से मुस्तफीद हो सकें। जी जैन हमीद साहब, काइंडली प्लीज आप शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम Mustafa bhai, thank you very much for giving me this opportunity to speak at this event, and I hope कि मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊंगा अपने एक्सपीरियंस से। ठीक है, एक कि कैसे एड बाइंग में जो कंटेंट पर्सनलाइजेशन है वो कैसे एड बाइंग में हेल्प कर सकती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको काफी लेमैन में और काफी आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूं, ताकि ऑडियंस के जो सब सेगमेंट्स हैं वो उसको ग्रैब करके उससे फायदा उठा सकें। अपना जो भी उनका ई कॉमर्स बिजनेस है, जो भी वो सेटअप करना चाह रहे हैं या स्केल करना चाह रहे हैं, आई होप उससे वो फायदा उठा सकेंगे। जी जैन साहब, आपके स्लाइड्स आ गए, काइंडली कंट्रोल कर लेने। So edX 360 जो है वो एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। We started operating in 2020 के स्टार्ट में, and we are serving mostly fashion brands, but it's not limited to that. We are serving some FMCGs, some other brands as well. So the services we cover is
360 डिग्री, जैसे कि नाम से ही है, 360 डिग्री डिजिटल मार्केटिंग, फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन टू कंटेंट प्रमोशन टू एड बाइंग। और जो हमारा एक फोर्टे है, जो कि हमारा जिसके इर्द गिर्द हमारी कंपनी बिल्ड किया है, जो मेरा पैशन है, वो है परफॉर्मेंस मार्केटिंग, विच मीन्स जो आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग का नेक्स्ट जैन साहब, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, काइंडली जरा दोबारा से चेक करें। सॉरी, आई थिंक जी देयर वाज सम इंटरप्शन। आई होप यू कैन हियर मी नाउ, राइट? ये हम सुन सकते हैं, कंटिन्यू ओके करिए प्लीज। जी। सो परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या है? परफॉर्मेंस मार्केटिंग मार्केटिंग की आप कह सकते हैं कि वो ब्रांच है या वो एरिया है मार्केटिंग का, जहां पे हम डेटा के जरिए रियल टाइम इवेल्युएट करते हैं कि जो भी हमारी मार्केटिंग एफर्ट्स हैं उनका रिजल्ट क्या आ रहा है, और रियल टाइम पे अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स को एडजस्ट भी कर पाते हैं। सो जो आप लोग सब एज फ्रॉम यूजर पर्सपेक्टिव एड्स देखते होंगे अपनी न्यूज फीड में, वो एड्स को सही ऑडियंस को टेस्ट करना, सही ऑडियंस तक वो एड्स को पहुंचाना, फिर उसके रिस्पॉन्स को डाटा की शक्ल में एनालाइज करना, और उस डाटा के ऊपर इन्फॉर्म डिसीजंस लेके अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स को चेंज करना, ठीक है, और इस प्रोसेस को दोहराते रहना। दिस इज इन अ नटशेल परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज ऑल अबाउट। अभी जो मेरा आज का टॉपिक था कि कंटेंट पर्सनलाइजेशन कैसे परफॉर्मेंस मार्केटिंग को इनहेंस कर सकती है, क्योंकि अगर आप सब लोग शॉपिफाई पे कोई भी ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करने जा रहे हैं या स्टार्ट कर चुके हैं और स्केल करना चाहते हैं, तो आप सब लोगों ने भी कभी ना कभी एड्स चलाए होंगे, या आपकी एजेंसी कोई जो आपको सपोर्ट कर रही होगी एड्स चलाने में, वो आपके एड्स रन कर रही होगी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जो भी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर। एक डिमिनिशिंग ट्रेंड हम देख रहे हैं ओवरऑल मार्केट में कि एड्स परफॉर्म करना कम कर रहे हैं, सीपीएस हाई हो रहे हैं, इंप्रेशन की कॉस्ट है हर आने वाले दिन में। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह सिंपल ये है कि 2 साल पहले अगर 10 लोग एडवर्टाइज कर रहे थे फेसबुक पर और वो 10 रुपए लगा के एडवर्टाइज कर रहे थे, तो आज ड्यू टू दिस राइज ऑफ ई कॉमर्स, ड्यू टू कोविड एंड ऑल, मे बी वो 10 से तादाद 100 पे चली गई है, और हर बंदा 10 की बजाय शायद 100 रुपए खर्च कर रहा है फॉर देयर प्रोडक्ट। सो दिस इंक्रीजेस द कंपटीशन। सो इमेजिन करें मोबाइल फोन डिवाइसेस जिन पर ऐड दिखने हैं, वो तो उस नंबर से इंक्रीज नहीं हुई जितनी जितनी तेजी से एडवर्टाइज करने वाले लोग इंक्रीज हुए हैं। इसका मतलब है कि आपका कंटेंट या आपका जो भी एड क्रिएटिव है वो ज्यादा लोगों के साथ अब कंपीट कर रहा है। पहले वो कम लोगों के साथ कंपीट कर रहा था, जिसकी वजह से उसके विन होने के चांसेस ज्यादा होते थे। अभी वो ज्यादा लोगों के साथ कंपीट कर रहा है, तो उसके विन होने के चांसेस कम होते जा रहे हैं। अब हम अपने कंटेंट को हम स्टैंड आउट कैसे करवा सकते हैं, ठीक है? सो मार्केटिंग is no longer about the stuff that you make but about the stories you tell. तो डिजिटल मार्केटिंग ने, डिजिटल मीडियम ने इसको बहुत आसान बना दिया है, बिकॉज दिस इज अ मोबाइल फोन डिवाइस जिस पर डिजिटल मार्केटिंग के 95% इसी तरह की एक डिवाइस होगी जिस पर आपके ऐड चल रहे होंगे। जो भी आप ऐड चलाने की कोशिश करते हैं इन्हीं डिवाइसेस पे फीचर होते हैं। सो दिस इज हाउ क्लोज यू बिकम टू अ यूजर, ठीक है? कोई भी और ऐसा मार्केटिंग मीडियम नहीं है जहां पे यूजर के आप इतने क्लोज चले जाते हैं कि उससे आप सिर्फ 10-15 इंच के फासले पे होते हैं। अब कंटेंट पर्सनलाइजेशन का मतलब है कि आप अपना जो एड प्लान करें वो ये सोचकर प्लान करें, जो भी आपका एड क्रिएटिव है, उसने एक मोबाइल फोन की स्क्रीन पे चलना है, और 1 से 2 सेकंड आपके पास पहला टाइम है जिसमें आपने अटेंशन ग्रैब करनी है उस यूजर के लिए। और इवन उसने आपका, अगर लेट्स सपोज इट्स इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, वो ऐड प्ले करना भी शुरू कर दिया, उसके बाद रिसर्च कहती है कि सिर्फ 3 सेकंड यूजर आपके पास हैं आप उस आपका मैसेज कन्वे करने के लिए या कोई हुक क्रिएट करने के लिए जिसकी बेस पे आपका बाकी का ऐड देखे। सो द कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री इन पाकिस्तान इज नॉट equipped फॉर दैट राइट नाउ। सो दिस क्रिएट्स द नीड ऑफ मोबाइल फर्स्ट कंटेंट, यानी कि ऐसा कंटेंट जो कि ऐसी वीडियोस, ऐसा शूट, ऐसी फैशन फिल्म्स, ऐसा डिजिटल वीडियो कंटेंट जो ये सोचकर और इस चीज को मद्देनजर रख के बनाया जाए कि उसने शायद
वर्टिकल नहीं चलना, क्योंकि जब 90% ऑफ टाइम जब आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो आप लोग ऐसे नहीं यूज करते, आप लोग ऐसे यूज करते हैं। तो आपका एड भी जब यूजर को न्यूज फीड में दिखेगा वो इस शक्ल में दिखेगा। तो अगर आपने अपना एड इस तरह प्लान किया हुआ है, ठीक है, इस तरह प्रोड्यूस किया हुआ है, तो वो उसको एंगेज नहीं करेगा, क्योंकि यूजर 90% ऑफ टाइम्स अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम वर्टिकल फॉर्म में इस्तेमाल करता है। नाउ मूविंग ऑन टू दैट, रिसर्च ये भी बताती है कि 80% ऑफ टाइम्स जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जो कोई वीडियो ऐड देखता है, तो 80% ऑफ टाइम्स लोगों का डिफॉल्ट साउंड ऑफ होता है। यानी इसका मतलब है कि अगर आपने अपने एड क्रिएटिव में पूरा हुक ही ये सोचा हुआ था कि मैंने एक वॉइस ओवर डाला है, मैंने अपना एक म्यूजिक डाला है अपनी वीडियो में, जो सुन के शायद यूजर मेरा मेरे एड से इंगेज करेगा, और ये मेरी बात या मेरी पोइट्री सुन के या जो भी मैंने वॉइस ओवर जो भी वॉइस कंटेंट में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ऐड में, ये सुन के वो इंगेज करेगा। इसका मतलब है कि 80% ऑफ लोग तो वो आपका मैसेज नहीं सुनेंगे। So it means you have to create some visual content, maybe in the form of subtitles, maybe in the form of VFX, some visual elements to entice user कि वो आपका साउंड ऑन करके आपका ऐड देखे, या अगर वो साउंड ऑन नहीं भी कर सकता तो भी सबटाइटल्स के थ्रू आपका सारा मैसेज उसको कन्वे हो जाए। So this is some of the ideas, that very simple ideas that you can consider to create mobile first content. Now मोबाइल कंटेंट पर्सनलाइजेशन पे अगर मैं हूं इसमें, तो कंटेंट पर्सनलाइजेशन का मतलब है कि यू हैव टू एनालाइज देयर आर हाउ मेनी वेज अ कंज्यूमर कैन इंटरेक्ट विद योर बिजनेस। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल कि आप एक फैशन का ई कॉमर्स स्टोर चलाते हैं, ठीक है, और थिंक अबाउट दैट, आपने पहली दफा एक एड रन किया, उस एड पर क्या पॉसिबल रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं। इधर लेट्स सपोज वो एक वीडियो है, कोई कुछ यूजर होंगे जो 50% उस वीडियो को देख लेंगे, कुछ 70% देख लेंगे, कुछ सिर्फ लाइक कर देंगे, कुछ कमेंट भी कर देंगे, कुछ शेयर भी कर देंगे, कुछ आपके लिंक पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे चले जाएंगे, कुछ वहां पे वेबसाइट पे जाकर छोड़ के कुछ भी ना किए बगैर वापस आ जाएंगे, कुछ आपकी प्रोडक्ट्स देखेंगे, कुछ 3 प्रोडक्ट्स देखेंगे, कुछ 10 प्रोडक्ट्स देखेंगे, और कुछ एक प्रोडक्ट देखेंगे, ठीक है, कुछ कार्ट में भी ऐड करेंगे, कुछ चेकआउट स्टार्ट करेंगे, कुछ परचेज भी कर देंगे। सो ऑल दीज इंटरेक्शंस आर डिफरेंट, सम इंटरेक्शंस आर डीपर, सम इंटरेक्शंस आर मोर ऑन सरफेस लेवल। इसका मतलब है कि अगर हर मेरे कंज्यूमर का इंटरेक्शन मेरे बिजनेस के साथ डिफरेंट लेवल पर है, इसको आप एक ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन के तौर पर देखें कि एक इंसान जिसको आप ज्यादा देर से जानते हैं, जिसके साथ आप 10 दफा मिल चुके हुए हैं, उसके साथ आपका कम्युनिकेशन स्टाइल क्या होता है, और जिससे आप पहली दफा मिल रहे होते हैं उसके साथ आपका कम्युनिकेशन स्टाइल क्या होता है। मार्केटिंग इज नथिंग मोर देन कम्युनिकेशन, इट्स एक्चुअली ब्रांड ट्राइंग टू टॉक टू द कस्टमर। तो वो जब पहली दफा किसी कंज्यूमर को ऐड दिखा रहा है तो उसको अपने बारे में बताना चाहिए कि व्हाट माय ब्रांड इज, व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, व्हाट रेंज वी ऑफर, व्हाट आर आवर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, हाउ बिग वी आर, you know, and all that kind of brand story, the ethos behind your brand. उसके बाद आप ये जितने मैंने इंटरेक्शन आगे एक्सप्लेन किए थे कि जो बंदा आपकी वेबसाइट पे आके एक प्रोडक्ट देखता है और जो आके 6 प्रोडक्ट्स देखता है, वो दोनों सेम नहीं है, उन दोनों का इंटरेक्शन लेवल डिफरेंट है आपके बिजनेस के साथ। आप उनको दोनों को सेम एड अगर दोबारा दिखाएंगे, अगर आप वही एड जो पहली दफा देख रहा है वही ऐड उसको दिखा रहे हैं, और वही ऐड जो तीसरी दफा देख रहा है वही ऐड जो 6 दफा आपसे बाय कर चुका है पहले, उसको भी सेम ऐड दिखा रहे हैं आप, ठीक है, तो इसका मतलब है आप अपना कंटेंट पर्सनलाइज नहीं कर रहे। जब आप अपना कंटेंट पर्सनलाइज नहीं करेंगे तो आपका कंटेंट स्टैंड आउट नहीं करेगा। यहां पे हमें एक इनहेरेंट बिलीफ पे जाना है कि कभी भी, मेरा नहीं ख्याल दुनिया में किसी बंदे ने अपना फेसबुक या इंस्टाग्राम शॉपिंग की नीयत से खोला होगा कि चलो फेसबुक या इंस्टाग्राम खोलते हैं, शॉपिंग करते हैं, एड्स देखते हैं। नहीं, एवरीवन ओपन्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, व्हाटएवर सोशल मीडिया चैनल इज टू किल टाइम, इज टू कनेक्ट टू देयर फ्रेंड्स, और मे बी कंज्यूम सम गुड कंटेंट, ठीक है, विच एवर द काइंड ऑफ कंटेंट यू लाइक। सो इसका मतलब है कि कंज्यूमर हमारा एड्स देखने के लिए नहीं आया था, वो उसको जबरदस्ती हमने मीडिया बाइंग के थ्रू अपना एड उसकी फीड में जैम किया,
अब वो क्लिक करके वहां पे मेरी वेबसाइट पे आ गया, ठीक है। सो इफ आई एम नॉट पर्सनलाइजिंग दैट एड नाउ अकॉर्डिंग टू द इंटरेक्शन लेवल दैट पर्सन हैज विद माय बिजनेस, ठीक है, देन मेरा एड जो है वो लॉस्ट हो रहा है उन करोड़ों एड्स के समंदर में जो सारे एक ही तरह के चल रहे हैं। क्योंकि 90% एड्स आपको फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर जो नजर आएंगे वो यही होंगे कि ये देखो, ये मेरी प्रोडक्ट, ये मेरी नई कलेक्शन है, ये मेरा नया वॉल्यूम आ गया, इसको खरीद लो, ये मेरी कलेक्शन है, इस पे सेल लग गई है, ठीक है। सो ऑल द टाइम ब्रांड कंज्यूमर से सिर्फ यही कह रहा है कि मेरी प्रोडक्ट ले लो और मुझे पैसे दे दो, मेरी प्रोडक्ट ले लो और मुझे पैसे दे दो। यू हैव टू चेंज दैट कॉन्वर्सेशन अ लिटिल बिट। आपको मोर ह्यूमन साइड अपने ब्रांड की दिखानी है थ्रू कंटेंट पर्सनलाइजेशन। जब आप वो ह्यूमन साइड दिखा पाएंगे, जब आप वो कंटेंट पर्सनलाइजेशन कर पाएंगे, तो आपका कंटेंट एक तो स्टैंड आउट भी करेगा, दूसरा इंगेजिंग भी होगा। अब कंटेंट पर्सनलाइजेशन की मैं एग्जांपल्स देता हूं थोड़ी सी। फॉर एग्जांपल, एक कस्टमर जो आके आपकी वेबसाइट पे, लेट्स कम बैक टू a store that let's suppose sells mugs and water bottles, ठीक है, ये दो चीजें या तीन चीजें वो बेचते हैं। अब एक कंज्यूमर जिसने आपसे मग खरीद चुका है, ठीक है, क्या नेक्स्ट डे उसको मग का ऐड दिखना चाहिए दोबारा? डेफिनेटली नॉट। ही विल नॉट और शी विल नॉट बाय मग फ्रॉम यू द नेक्स्ट डे। आज अगर वो चेकआउट करके गया है तो कल की टारगेटिंग में वो फिर, अक्सर लोग ये गलती करेंगे कि वो कल फिर उसको मग का ऐड दिखा रहे होंगे। इसका मतलब है कि कम से कम 3 से 4 दिन उसको आपका ऑर्डर रिसीव होने में लगने हैं। 4 दिन के बाद वो आपका ऑर्डर रिसीव करेगा, आपका प्रोडक्ट एक्सपीरियंस करेगा, उसके बाद आप उससे फिर कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप जो भी कम्युनिकेशन स्टार्ट करें, अब क्या 4 दिन बाद कोई दोबारा मग खरीदेगा आपसे जिसने 4 दिन पहले खरीदा? इसका मतलब है कि नाउ यू कैन ट्राई टू सेल देम समथिंग एल्स थ्रू क्रॉस सेलिंग। सो यू कैन एक्चुअली पर्सनलाइज योर कंटेंट इन दिस वे कि how was your experience with our mug? Why don't you try our bottles collection? Now, when you are personalizing your content on this level, because you know ये वो user है जिन्होंने मेरे मग खरीदे और इनको मैं बॉटल दिखा रहा हूँ, because digital media is such a beautiful media that you can actually segment people based on all those criteria. So actually जब आप उसको कहेंगे कि यार you bought my mug and I hope you loved our mug and why don't you see our bottles collection? Now that person will feel the brand is actually talking to me and me only. This ad is not for everyone else. That जो भी कंज्यूमर वो ऐड देख रहा होगा उसको लग रहा होगा कि ये मेरे लिए ऐड बना था क्योंकि मैंने ही इनका मग खरीदा था और मुझे ही ये बॉटल अपसेल करने की कोशिश कर रहा है। तो दिस इज कंटेंट पर्सनलाइजेशन इज ऑल अबाउट। आप टॉप फनल पे पहली दफा यानी कि एक कंज्यूमर को अपना ऐड दिखा रहे हैं, आपकी वेबसाइट पे 10 कैटेगरीज हैं। वो कंज्यूमर आता है, वो कैटेगरी ए की 2 प्रोडक्ट्स देख के चला जाता है, ठीक है, लेकिन आपके पास कैटेगरी ए में 100 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि नाउ यू नो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड इन। तो अगला एड आपको फिर ए बी सी डी 10 कैटेगरीज का नहीं दिखाना, अगला एड्स आपको डीपर दिखाना है उसको कि गो डीपर इन द कैटेगरी, क्योंकि आपको उसके पिछले इंटरेक्शन से पता लग गया हुआ है कि वो किस कैटेगरी में इंटरेस्ट लेता है, उसको किस कैटेगरी में उसने लिया। एंड सो there are again thousands of ways you can personalize content. You just have to be creative around it कि कैसे आपने इंटेलिजेंटली सेगमेंट करना है और इंटेलिजेंटली अपने कंटेंट को प्लान करना है कि वो स्टैंड आउट करे और वो क्राउड में गुम ना जाए। जी जी, बहुत जहाँ पे खूबसूरत जैन साहब ने बात की है। कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे थे, वो हम क्यूए में इंशाल्लाह लेके जाएंगे। जैन साहब, पब्लिक की कुछ डिमांड भी है कि लाइक के जिस तरह से आप पर्सनलाइजेशन कंटेंट की बात कर रहे हैं, इसके वाले से अगर कोई कोर्सेज भी हों तो इसके ऊपर भी डेफिनेटली हम इंशाल्लाह बाद में मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हम आपसे कुछ अगेन टाइम लें ताकि जो सोशल मीडिया की ट्रेनिंग्स के हवाले से जो हमारी ऑडियंस है वो भी मुस्तफ़ीद हो सके। अब यहाँ से जो मैं मूव ऑन करना चाहूँगा उबैद साहब की तरफ, जो अपने इंशाल्लाह अपने टॉपिक के ऊपर आएंगे और इसके ऊपर हमारे साथ बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच मुस्तफा भाई। बहुत शुक्रिया उबैद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। प्लीज स्टार्ट।
वैसे आवाज आ रही है आपको? जी जी, आप स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है जी, कंटिन्यू करें। Assalamu alaikum everyone. Thank you Mustafa sir for organizing this thing with us, and so let's start. So Alchemative is basically a software house. हमने इस कंपनी को स्टार्ट किया like 7 to 8 years ago. ठीक है, और core belief was to become a company जो कि totally focused on the automation. It does not matter what industry. ठीक है, so we started it from there, और हमें from last 3 to 4 years we have been working in this industry which is e-commerce, क्योंकि ये काफी rapidly grow कर रही थी। ठीक है, तो इसमें right now we are in a very good position when it comes to the technology। ठीक है, we are providing a complete technology solution for all the e-commerce ventures mainly in Pakistan, like we have delivered mobile applications, websites, custom applications, integrations throughout each and everything which falls under the umbrella of the technology. And right now we are the only Shopify Plus agency level partner in Pakistan. Our main vision is to transform all the industries from the through the digitization mainly, और स्पेशली हम इस पे काफी अरसे से जो है वो काम कर रहे हैं, और हमने फ्रॉम लास्ट 1 to 2 years में काफी सक्सेस स्टोरीज डिलीवर्ड की हैं, जिसमें बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जो विद इन अ मंथ लाइक दे वर डूइंग 9 million। ठीक है, राइट नाउ दे आर डूइंग 360 million। सो ये जितनी भी उनकी जर्नी है, जितनी भी उनकी ग्रोथ है, उसमें जो टेक्नोलॉजी का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्ट रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज समथिंग इन पाकिस्तान जो कि बिजनेसेस के लिए कभी भी मेन स्ट्रीम पे नहीं आती। दिस इज समथिंग जो इनडायरेक्टली बेनिफिट ऐड करती है बिजनेसेस के लिए। सो दे एक्चुअली डू नॉट नो कि व्हेन दे हैव टू ऑप्ट इट। ठीक है, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। Okay, so when it comes to the automation thing, so अभी पाकिस्तान में जितना भी ई-कॉमर्स को ग्रोथ आई है, देर एंड दिन ऑटोमेशन हर बिजनेस ऑप्ट करता चला जा रहा है। मैं उस पर बात नहीं करूंगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं सीधा उस पर जंप करता हूं कि जो चीजें मिसिंग है, जिस वजह से आई थिंक बिजनेसेस सर्व कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी कंपनीज जो हैं वो भी स्ट्रगल कर रही हैं। सो व्हाट आर दैट चैलेंजेस व्हिच वी ऑल नीड टू एड्रेस? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई थिंक टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और उसके अंदर जो ऑटोमेशन है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसकी बहुत बड़ी रीजन ये है कि वी हैव सीन अ जर्नी ऑफ अ ब्रांड, ठीक है, जिसने 12 to 15,000 ऑर्डर्स 3 years ago 3 days में ले लिए, लेकिन they were unable to complete the order cycle, जिसकी वजह से their return ratio was like 40 to 50%, और the bashing was on a next level scale, और जिस वजह से they are one of the known brand in the Pakistan, but उनका returning customer it fall down drastically। ठीक है, so this is one of the thing जिस वजह से automation is one of the mandatory things and it should be pre-planned। ठीक है, मतलब कि as simple as that, if I'm having a production of a like मैं अगर 100 आर्टिकल बना रहा हूँ, ठीक है, और मेरे कंपटीशन में 20 आर्टिकल बन रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैंने 100 ऑर्डर्स सेम डे पे 100 प्रोडक्ट के 100 ऑर्डर्स ले लिए, मेरे कंपटीशन ने भी ले लिए। ठीक है, तो अगर मैं उनको सक्सेसफुली राइट टाइम पे डिलीवर नहीं कर सकूंगा, वॉट एवर द चैलेंजेस इज, वेदर इट इज लॉजिस्टिक, वेदर इट इज द एड्रेसेस, पेमेंट गेटवेज के इश्यूज हैं या कोई भी इशू है, बट जो एंड कस्टमर है उसके लिए हमेशा उस चीज का रिस्पॉन्सिबल एक ब्रांड होता है। तो जो ब्रांड की वैल्यू है वो डैमेज हो रही होती है। ठीक है, तो इस वजह से जो ऑटोमेशन है उसको जब हमने देखा कि वही ब्रांड जब उसने 12,000 ऑर्डर नहीं टाइम पे डिलीवर कर सका, सेम उसी ब्रांड ने जब आफ्टर 3 months 25,000 ऑर्डर्स लिए एंड दे वेंट फॉर अ नेक्स्ट लेवल ऑटोमेशन, देयर लॉजिस्टिक ऑटोमेशन, देयर वेयरहाउस ऑटोमेशन। ठीक है, and they were able to deliver that 25,000 orders within
10 to 12 days with the help of the multiple courier integration, with the help of the payment gateway integrations, or the good customer services, the right CRM tools. Everything was rightly in place. So that's why by connecting all these necessary automations, all these necessary points, ठीक है, they were able to deliver us this amount. और डे बाय डे जिस तरह ई-कॉमर्स की अभी ग्रोथ हो रही है, एवरीबॉडी इज गोइंग टुवर्ड्स द ऑटोमेशन, ठीक है. सो व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स? सो द बेसिक स्टेप फॉर मी इज एवरी ब्रांड शुड प्लान pre-plan their automation at least for 3 months, for 4 months, for 5 months. अभी वो कितना कर रहे हैं, उन्होंने फ्यूचर में कितनी प्रोडक्शन करनी है, और कितनी प्रोडक्शन पे मार्केटिंग को वो किस तरह इन्वॉल्व कर रहे हैं, और पर डे कितने ऑर्डर को वो प्लान कर रहे हैं, उनका वेयर हाउस किस हद तक रेडी है, बैकअप प्लान्स क्या है, ठीक है, उनके सीआरएम या जो उनकी कस्टमर सर्विसेज के पोर्टल है, उन्होंने कैसे एक्ट करना है, ये आपस में सब कनेक्टेड कैसे हैं, अपनी टीम के लिए वन विंडो सोल्यूशन कहाँ पे है, कैसे है, ठीक है. तो जब तक ये चीजें राइटली इन प्लेस नहीं होंगी, माइट बी इट इज पॉसिबल आप इस एक सर्टन फनल में बहुत तेजी से ग्रो कर जाएंगे. शायद आप 10,000 ऑर्डर ले जाएं, शायद आप 15,000 ऑर्डर ले जाएं, लेकिन वो आपके लिए ज्यादा नुकसानदेह हो जाएगा, क्योंकि जब आप डिलीवर नहीं करेंगे, शायद वो कस्टमर नॉट इन स्टॉक होने के बावजूद आपकी डिजाइन की तारीफ करके नेक्स्ट टाइम आपके पास जरूर आ जाता, लेकिन आप देते नहीं है या आप लोग डिलीवर नहीं कर पाते, इस वजह से वो आपके ऊपर कभी भी नहीं आएगा. और वी आर इन अ कंट्री जिसमें 70 to 80% ऑफ द ऑर्डर्स आर ऑन कैश ऑन डिलीवरी. तो ऐसे भी यूजर की जर्नी या बाइंग बिहेवियर देखे गए हैं कि अगर आपने एक दफा क्लाइंट के साथ ऐसे किया, अपने कस्टमर के साथ, तो वो सेम टाइम आपके पास भी ऑर्डर प्लेस करेगा, सेम टाइम वो जो है दूसरी वेबसाइट पे भी ऑर्डर प्लेस करेगा. जो पहले दे देगा वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, जो बाद में देगा वो उसको रिफ्यूज कर देगा. सो एसेंशियली आपका जो रिटर्न रेशियो वो इंक्रीज करेगा, और वो कस्टमर का फॉल्ट नहीं है, वो आपका अपना फॉल्ट है, ठीक है. सो दिस इज वन ऑफ द थिंग. और इसमें जैसे मैं एक रिसेंट एग्जांपल कोट करूंगा कि जोमो इज वन ऑफ द ब्रांड, वो वही शूज बेसिकली सेल कर रहा है जो बाकी भी डायरेक्टली सेल कर रहे हैं. लेकिन न्यूज ये नहीं है कि वो एक मार्केट प्लेस है. अब न्यूज ये है कि वो रेलिवेंट टाइम स्लॉट्स पे जो आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करते हैं, वो उसमें डिलीवरी दे रहे हैं, वो उसमें ओपन बॉक्स डिलीवरी दे रहे हैं, ठीक है. सो दिस इज वन ऑफ द थिंग विच इज टू मच अट्रैक्टिंग, ठीक है, बिकॉज राइट नाउ द गुड कस्टमर एक्सपीरियंसेस आर द प्रोडक्ट्स. In fact, they are the products. People go for that. People want the services with the product, not only the product. Okay. So this is the thing. That's why the automation is one of the most important aspect. So every business should plan this thing. और जब आप chunks में automation plan करते हैं, तो आपकी cost relatively higher होती है, ठीक है. So you should go in one go. मतलब मैक्सिमम जितना आप जा सकते हैं. आज भी पाकिस्तान में बड़े से बड़े ब्रांड्स जब अपनी प्रोडक्ट फोटोग्राफी करवाते हैं, उसके बाद उनको फिर एक और टीम को डाटा देना है, और शायद उसके बाद फिर एक और टीम ने आगे डाटा देना है, और फिर जाके उनके ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे उसने अपलोड होना है, ठीक है. सो वी नीड टू एलिमिनेट द ह्यूमन फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स. जहां पे वैल्यू एडिशन नहीं है, जहां पे रेपिटेटिव वर्क है, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट एडिंग एनी वैल्यू. यही बंदा अगर आप जो सिर्फ रोज बैठ के एक इन्वेंट्री का सिंक, एक एक्सेल अपलोड कर रहा है, और यही प्रोडक्ट अपलोड कर रहा है, प्रोडक्ट की इमेजेस अपलोड कर रहा है, और वो एक बंदा उसको ऑलरेडी बना के तैयार करके उसको देता है, तो इससे अच्छा है ये बंदे आप सारे अपने एक्सेल पे लगा दें, जो इस चीज को बैठ के देखते रहें कि आपके बायर्स कहाँ पे हैं, आपकी बिहेवियर क्या है बाइंग का. गूगल एनालिटिक्स पे लगा दें, फेसबुक पे लगा दें, ताकि एटलीस्ट आपको ये चीज तो पता चले कि आपको किस तरह के लोग पसंद कर रहे हैं, किस तरह के लोग पसंद नहीं कर रहे, कौन से लोग आपको क्या कह रहे हैं कस्टमर सर्विसेज में, जो क्या है आपको हेल्प करेगा विद इन द प्लानिंग और द प्रोडक्शन पार्ट पे, ठीक है. सो दिस इज ऑल फ्रॉम द ऑटोमेशन पार्ट. व्हाई ऑटोमेशन इज नेसेसरी? बिकॉज एसेंशियली विदाउट द कंप्लीट ऑटोमेशन यू कैन नॉट कंप्लीट योर एंड टू एंड फनल. और इवन देयर आर सर्टेन केस स्टडीज जो मार्केट बहुत मैच्योर हो चुकी हैं, उनका कंपटीशन ही सर्विसेज पे है, उनका कंपटीशन प्रोडक्ट पे नहीं है. इवन तो रिसेंट जो स्टैट्स है अमेरिका के, उसमें ये था कि 33% ऑफ द बायर्स दे सेड कि अगर सर्विसेज अच्छी नहीं है, वी विल गो फॉर द कंपटीशन, ठीक है. और इसमें देयर इज वन मोर थिंग, 50 to 60% जो अबेंडेंट होते हैं चेकआउट, दे आर जस्ट बिकॉज ऑफ द डिलीवरी टाइमिंग्स, ठीक है, एंड द टैक्सेस एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है. सो द प्रोडक्ट
Nowadays product is too much of a basic thing कि आपका प्रोडक्ट में आपका मार्जिन कितना है, कस्टमर को आप कितना मार्जिन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब राइट नाउ इन पाकिस्तान कस्टमर जब ऑनलाइन से परचेजिंग कर रहा है वो वैसे ही बेनिफिट में है, क्योंकि जब उसने घर से जाना है उसने फ्यूल का भी एक्सपेंस बेयर करना है, उसने अपना टाइम भी कंज्यूम करना है, उसके शायद से उसकी फैमिली भी ट्रैवल करती है, उससे उसकी भी कॉस्ट है। तो जब वो घर मंगवाता है तो वो द कस्टमर इज रेडी टू स्पेंड 15 to 20%, इवन आई एम रेडी। और तो जो डाटा हमने देखा है अभी तक उसमें इफ यू आर प्रोवाइडिंग अ गुड सर्विसेज कस्टमर इज रेडी टू स्पेंड 15 to 20%। बहुत वैलिड पॉइंट्स पे बात की है उबैद साहब ने। अब फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स पे आने लगे हैं, तो सबसे पहले मैं स्लाइड जरा एडजस्ट कर लूं टॉप पे। आई बिलीव जी उबैद साहब शुरू करें हम फिर। ओके, सो नाउ दिस इज द न्यू वर्ड और जो एक बज क्रिएट किया हुआ है, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स, व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। लुक, द फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स इन पाकिस्तान और ऑल अराउंड द ग्लोब, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, it's increasing day by day, it's natural, ठीक है। So I will not talk about the basic things कि what would be the future of e-commerce. So I would talk about कि what businesses should do in future to make their future better directly. So first of all, I think every channel, every touch point should be centralized, ठीक है। मतलब अगर एक बिजनेस है, उसका मोबाइल का चैनल है, उसका व्हाट्सएप का और चैनल है, उसका वेब का चैनल है, जितने भी चैनल्स हैं, इट शुड बी सेंट्रलाइज्ड, end to end centralized when it comes to loyalty program, the CRM, the portal, the communication medium, everything should be centralized. और अभी तक पाकिस्तान में जितने लोगों ने कुछ सर्टन प्रोसेसेस को सेंट्रलाइज किया है, they are way ahead in the market और वो उसका बेनिफिट ले रहे हैं, ठीक है। एंड these stats are very good, especially when it comes to the omni channel of the multiple location, जो है आप अपना रिटेल का कनेक्ट करके ऑनलाइन पे अवेलेबल कर दें, ठीक है। सो वी हैव सीन अ मैसिव नंबर्स, लाइक वी हैव द स्टैट्स ऑफ वन ब्रांड के जब उन्होंने अपनी एक आउटलेट की इन्वेंट्री कंबाइन करके थ्रू अ सॉफ्टवेयर ऑनलाइन पे पब्लिश की, सो दे गॉट लाइक 880 ऑर्डर्स in a one day and the worth of 3 million approximately, ठीक है। and that inventory was not available in the online, ठीक है। और इसमें देखिए फर्दर ऑटोमेशन है, इसमें आपके इंटर स्टोर ट्रांसफर्स वो भी कंट्रोल हो जाते हैं। सो इट्स अ ओपनिंग कॉन्सेप्ट जो थ्रू आउट बिजनेसेस को देखना चाहिए, वेयर इट कम्स टू द आपका CRM, आपका कस्टमर सर्विसेज का पोर्टल हो या आपका इन्वेंट्री हो, आपकी जितने भी टच पॉइंट्स हैं या आपकी वेबसाइट्स होगी या जितने भी मल्टी स्टोर फ्रंट्स हैं वो होंगे। ऑन टाइम डिलीवरी पे आप फोकस कर सकते हैं, क्योंकि जब आपकी बेस स्ट्रांग होगी, आप सारी चीजों को सेंट्रलाइज करेंगे, आप यू कैन गिव अ मैसिव लेवल ऑफ मल्टीपल सर्विसेज टू द मार्केट, और आप यू विल बी वे अहेड इन द मार्केट, ठीक है। उसमें नाउ देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ, we are in a position के फ्यूचर में हम AI और मशीन लर्निंग को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन AI और मशीन लर्निंग को हम वहां एक्सपेक्ट कर रहे हैं जहां पे चीजें सेंट्रलाइज हो चुकी हैं, जहां पे डेटा सेट डिफाइंड है, जहां पे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर्ड करना शुरू कर दिया जाए, ठीक है। सो लेट्स से इफ देयर इज अ ब्रांड, उसका गूगल एनालिटिक्स भी है, उसका गूगल एडवर्ड भी है, उसका फेसबुक भी है, उसकी अपना कस्टमर सर्विसेज का पोर्टल भी है, उसका लॉजिस्टिक का डेटा भी है, उसका पेमेंट गेटवेज या फिनटेक सॉल्यूशंस का भी डेटा है, और ये सारा डेटा है। जब ये सेंट्रलाइज होगा, इस पे मल्टीपल आपकी रिपोर्टिंग या बिग डेटा के जो कॉन्सेप्ट पे वर्किंग होगी, ठीक है, उसको अंडर वन अम्ब्रेला केटर किया जाएगा। तो यही डेटा आपको प्रोडक्शन में, प्लानिंग में हेल्प करेगा डेली बेसिस पे, जिस बेसिस पे, क्योंकि राइट नाउ अभी कंपटीशन उस स्टेज पे नहीं है जहां आप अपने मार्जिन्स को देख सकें। जब बैक टू बैक जिस तरह स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं, बैक टू बैक जिस तरह लोग ऑनलाइन पे आ रहे हैं, जिसकी प्लानिंग जितनी अच्छी होगी वो उतनी जल्दी जो है मार्केट में आगे चला जाएगा, उस फनल में ही स्पेशली। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप वो एज कहां पे लेना चाहते हैं, ठीक है। तो और AI और मशीन लर्निंग, ये आपकी जितनी भी एल्गोरिथम्स रन होने हैं, ये आपकी एक स्ट्रॉन्ग बेस पे होने। इफ यू डू नॉट हैव द बेस, आपको AI और मशीन लर्निंग के नाम पे
शायद उतना कुछ ना मिल सके, बहुत ही बेसिक लेवल के फंक्शंस मिल सकेंगे। और अगर हम स्टेट्स की थोड़ी बहुत बात करें तो इन by 2040 95% of the worldwide retail purchases are likely to be made on online. Now these are the stats. अब आपने इस पे ये मॉनिटर करना है कि आपका ब्रांड किस कैटेगरी में फॉल करता है, आप कहां पहुंचे। अगर सपोज आप 80% ब्रिक एंड मोटर से ले रहे हैं, 20% ऑनलाइन से ले रहे हैं, और आपकी कॉस्ट भी उस तरह आप लोगों ने डिवाइड की हुई है, जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे आपकी बजट, आपका बजट, आपकी ओवरऑल प्लानिंग, ये सब जो है स्प्लिट होगा। वो स्प्लिट कब करना है, ये जब तक आपके डेटा सेट्स एक जगह नहीं होंगे, ठीक है, या आप एक सेंट्रलाइज चैनल नहीं खड़ा करते, आपको इस चीज का आइडिया कभी भी नहीं होगा। सो ओवरऑल बाकी जो फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स वो यही है, टू गो फॉर द ऑटोमेशन। आपने ह्यूमन को वहां से एलिमिनेट करना शुरू कर देना है, जहां पे उसकी वैल्यू एडिशन नहीं है, डेली बेसिस पे रेपिटेटिव काम है। गो फॉर द सॉफ्टवेयर जो फ्यूचर में आपकी शायद सोचने, द कंपनी इज द सॉफ्टवेयर, आपके सोचने से पहले वो उस चीज पे पहुंच चुके हो और आपको उस पर एफर्ट ना करनी पड़े, उन कंपनीज की सराउंडिंग में रहे, उन कंपनीज को अपना पार्टनर बनाए, उन कंपनीज के साथ अलायंसेस करें, वेदर दे आर मार्केटिंग कंपनी, वेदर दे आर द क्रिएटिव कंटेंट कंपनी और दे आर अ टेक कंपनी। ठीक है, कि वो इंडस्ट्री को कैसे समझती हैं, वो इंडस्ट्री को कैसे साथ आपके साथ कैसे लेके चलना चाह रही हैं, और इसी तरह कोरियर्स के कंसोर्शियम बनने चाहिए जिसपे चीजों के स्टैंडर्ड डिफाइन होने चाहिए। और वो किसने करना है, वो टेक कंपनीज ने करना है, वो बिजनेसेस ने करना है, वो लॉजिस्टिक कंपनीज ने अपने कदम आगे बढ़ाने हैं। ठीक है, इसी तरह जो फिनटेक है उस पे जो है हमें कंसोर्शियम बनाने चाहिए, बिजनेसेस की क्या नीड है। जब तक ये इनको भी सेंट्रलाइज होना जरूरी है, जब तक ये सारी चीजें सेंट्रलाइज नहीं होंगी, द फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स में हम जितने भी बिजनेसेस हैं वो सारे स्ट्रगल करेंगे, और जिसकी जितनी पोजीशन या जितना इन डेप्थ जो डी पॉकेट होगा शायद वो आगे निकल जाएगा, जो डी पॉकेट नहीं होगा वो पीछे स्टार्टअप स्पेशली स्ट्रगल करते रहेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। जी, बैद साहब ने बहुत अच्छी बात की है फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स के हवाले से भी, कंसोर्शियम के हवाले से भी। डेफिनेटली ये भी सम सॉर्ट ऑफ कंसोर्शियम है। दिस इज सेकंड चांस लाइक कि हम दोबारा से मीटअप पे इकट्ठे हुए हैं। आगे इंशाल्लाह ये कारवां फिर चलता रहेगा। फर्दर भी यहाँ से मैं ऐड करता चाहूँगा कि नेक्स्ट मीटअप के लिए भी हमारे पास 2 स्पीकर्स ऑलरेडी आगे हुए हैं। अगर कोई हमें ज्वाइन करना चाह रहा है इस कारवां में तो वो भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वी विल ऐड देम इंशाल्लाह। तो यहाँ से अब हम मूव करते हैं शेख अजीज साहब की तरफ कि वो आए और अपने टॉपिक के ऊपर बात स्टार्ट करें। अजीज साहब आप स्टार्ट करें प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम, कैन यू गाइस हियर मी? वालेकुम अस्सलाम। यस यस। First of all, really grateful that you have arranged this, taken this small initiative, और उसमें we are very happy to be a part of it. So हमारी company name is Hive Matrix. It's not Hive, it's Hive Matrix, like a beehive. Because we at Hive Matrix provide multiple services, जिसके अंदर टेक्निकल सर्विसेज भी हैं on a very smaller scale, and there are performance marketing creative services too. So a company was formulated almost 16 months back. हमने अपना स्टार्ट किया था नवंबर 2019 से, और उससे लेके अब तक it's been 16-18 months, और we have been a part of a lot of success stories in around Pakistan. And we are happy to be a part. We are happy to claim this, that we are the first one in this industry to launch a hyperlocal model store on Shopify. हमने रिसेंटली अभी अल-फतेह को, जो कि पाकिस्तान की एक इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छे लेवल के ऊपर एक हाइपर लोकल मॉडल का स्टोर है, उसको हमने लॉन्च किया। यस, वी आर फेसिंग सम इश्यूज, बट एट द सेम टाइम इट इज एन इनिशिएटिव फॉर अ लॉट ऑफ स्टोर्स लाइक अल-फतेह, जो कि इस मार्केट में उनको अंदाजा ही नहीं कि शॉपिफाई मार्केट ने कितनी ज़्यादा फैसिलिटेशंस ले आया हुआ है। उसके अलावा द टॉपिक दैट आई एम स्पीकिंग ऑन टुडे इज हाउ टू क्रिएट डिजिटल कम्युनिकेशन फॉर अ ब्रांड। इसमें बहुत सारी चीज़ें पहले ही जैन साहब ने बता दी हुई हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें उबैद साहब ने बता दी हैं।
तो आई एम वेरी हैप्पी टू बोथ ऑफ यू गाइस कि हमारी जो कॉन्वर्सेशन है एक अच्छी डायरेक्शन में चल रही है। जहां तक रहेगी डिजिटल की बात, तो डिजिटल पे कम्युनिकेशन का प्रोसेस डिजाइन करने का ना, वो चेंज नहीं हुआ जो पहले भी था। आई बिलीव दिस इज माई फीडबैक ऑन इट, बिकॉज अगर हम आज से अगर 100 साल पहले भी चले जाएं, तो व्हेन द एडवर्टाइजिंग पर्सपेक्टिव और एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशंस वर क्रिएटेड, तो उस टाइम पे भी लोगों का थॉट प्रोसेस, उस टाइम पे देयर वाज नॉट डिजिटल प्रोड्यूस, देयर वाज नो डिजिटल, बट लोग प्रिंट का सहारा ले रहे थे, और प्रिंट के अंदर देयर वर जस्ट कॉपीज जो हम आज भी यूज करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन आता गया एंड पीपल स्टार्टेड यूजिंग टेलीविजन वीडियो मटेरियल जो हम आज भी यूज करते हैं। सारे के सारे प्रोसेसेस ऑफ मार्केटिंग अ प्रोडक्ट और अ ब्रांड्स इज द सेम, मगर उस पर डाटा का बहुत ज्यादा रोल आ गया। डाटा के लिए तो मार्केट में देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग ऑन इट राइट नाउ, बट आई बिलीव कि कम्युनिकेशन जो असल में एक ब्रांड को बनाती है वो खत्म होती जा रही है, और उसके ऊपर we agencies like us, like Zansa, are working on it, and I believe that it has become a very essential part, because जितनी मर्जी आप ऑटोमाइजेशन कर लेना, जो एक ब्रांड की एक पर्सोना होता है वो आप नहीं बना सकते जब तक आपके पास उस तरह के सोचने के रिलेटेड लोग नहीं है। प्रोडक्ट बहुत सारे लोग बना रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा बना रहे हैं, मगर जो प्रोडक्ट की मेजर जो मेजर अंडरस्टैंडिंग है ना, वो सबकी एक जैसी है। बट व्हाट मेक्स समवन परचेज खादी एंड नॉट एनी अदर ब्रांड, सो मैं इसको देख लेता हूँ, देख लेता हूँ। प्रोडक्ट बहुत सारे लोग बना रहे हैं, बट बहुत सारे लोग क्यों खादी की तरफ, फिर लाइमलाइट जैसे ब्रांड्स की तरफ, या फिर एक सिंपल सी एग्जांपल है, ये मेरे हाथ में एक सैमसंग फोन है और मेरे एक हाथ में आईफोन है। व्हाई पीपल आर इंक्लाइंड spending 250,000 rupees on this phone and not on this phone? आप जितना मर्जी कंटेंट पर्सनलाइज करके दिखा दें, या फिर आप जितना मर्जी, दिस इज माय टेक ऑन इट, जब तक आपकी जो पीछे की कम्युनिकेशन है, जो कि कंटेंट कस्टमर के लिए प्रोड्यूस हो रहा है, वो अगर उसकी डिमांड के मुताबिक नहीं और उसकी नीड के मुताबिक नहीं, रिलेटेबल नहीं, तब तक whatever you promote, it is not going to work out. This is my say on it. And I am hoping कि जैन साहब और उबैद साहब भी मेरे से इस चीज पे agree करेंगे। Your content which is being produced to promote your product is going to differentiate कि सैमसंग आप 1.5 लाख 2 लाख का क्यों ले और आईफोन आप 2.5 लाख रुपए का क्यों ले। वो जो कंटेंट की पीछे डेवलपमेंट और उसकी जो पूरी कम्युनिकेशन प्लान है, जो इसके ऊपर वो ब्रांड खड़ा होता है, वो असल में उसकी वैल्यू और उसकी सेल को आपके आगे डाटा के साथ इंट्रोड्यूस करता है। ऑप्टिमाइजेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, और हमें सबसे ज्यादा, जैसे डेविड बैनर की यहाँ पे कोट में लिखा हुआ है, इफ यू डोंट गिव द मार्केट द स्टोरी टू टॉक अबाउट, दे विल डिफाइन योर ब्रांड स्टोरी फॉर यू। जैसे आज मी स्टोर इज डूइंग ग्रेट, लॉट ऑफ अदर ब्रांड्स आर डूइंग ग्रेट, बट जैसे ही एयरलिंक जैसे स्टोर में, आई एम श्योर सबने इन 2-3 स्टोर्स का नाम सुना होगा, एयरलिंक जैसे स्टोर है जिसको कोई भी जानता था, आईफोन बेचना शुरू किया, तो दे क्रॉस्ड द सेल्स ऑफ मी स्टोर हु वाज इन दिस मार्केट फॉर पास्ट 18-19 मंथ्स। बट जैसे ही एयरलिंक ने आईफोन को लॉन्च किया मार्केट में, तो वो मी स्टोर जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का ब्रांड था, उसकी सेल्स खा गया, और पीपल स्टार्टेड कन्वर्टिंग फ्रॉम मी स्टोर टू एयरकार्ट, क्योंकि मार्केट साइज वही है जिसमें से मी स्टोर ने भी सेल उठानी थी, जिसमें से एयरकार्ट ने भी सेल उठानी थी। एयरकार्ट ने सिर्फ उठानी थी अपने फोन के लिए, और मी स्टोर ने उठानी थी उसके लिए। अब प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है ना, वो उसकी कम्युनिकेशन बताती है। जैसे आप मैंने यहाँ पे एक इमेज लगानी शेयर की थी, अगर मुझे आप बता सके मुस्तफा साहब, अगर मैं शेयर कर सकता हूँ यहाँ पे किसी तरह। अगर आप फाइल्स में आगे चेक करें, अगर यहाँ से आ जाए तो यहाँ प्रेजेंटेशन में आ जाती तो ज़्यादा बेस्ट था, वो बस लेकिन नो इशू एट ऑल। यहाँ पे आप स्लाइड्स में अगर एडजस्ट कर लेते चले, एनीवेज कोई बात नहीं है, तो आप एक्सप्लेन ही कर दें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। Like I was about to add a picture over here, which everyone has heard about the story of. One second.
आपकी वॉइस भी थोड़ी ब्रेकिंग हो रही है, थोड़ा सा जो अटेंडीज है उनको थोड़ा मसला हो रहा है सुनने में भी। अच्छा, अब ठीक है, बेहतर है? कुछ बेहतर है जी जी। सो फॉरगेट इट, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे एक गाड़ी निकली थी सयाज, उसकी एक बहुत ज्यादा मार्केट में मीम निकली थी कि अगर सयाज जैसी गाड़ी के ऊपर आप मर्सिडीज का सिर्फ लोगो लगा देते तो वो गाड़ी मार्केट में शायद सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट रहता। मगर सयाज की, सुजुकी की वो सयाज गाड़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, आउटडोर कैंपेन, जितनी भी एडवर्टाइजिंग मटेरियल्स थे उन सब पे प्रमोट हुआ, मगर वो अपने टारगेट्स और मार्केट पेनिट्रेशन नहीं कर सकता। It was not because of the product, it was because of the brand loyalty which was created over the time by Mercedes और by Suzuki, जो कस्टमर को वो प्रोडक्ट एक्सेप्ट पाकिस्तानी मार्केट में नहीं करवा सका। It's not actually about the product only, it's about the content which is being produced for it। और उसके बाद उसको बैक करने के लिए yes, data is very important। वो जो स्टोरी एक आप अपनी कैंपेन के थ्रू दिखाते हैं ना, जो आपको परसुएट करती है नाइकी परचेस करने पे, जो आपको परसुएट करती है एप्पल प्रोडक्ट्स परचेस करने पे, वो स्टोरी एक्चुअली ब्रांड की कम्युनिकेशन और सेल्स को बहुत बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई भी करती हैं। और आपका कंटेंट, जैसे जैन साहब ने बोला पर्सनलाइजेशन की बात, आपका कंटेंट जितना मर्जी पर्सनलाइज्ड हो, अगर कस्टमर इज नॉट विलिंग टू इंटरैक्ट विद इट विदिन 3 सेकंड्स व्हेन ही सीज इट और शी सीज इट, वो कंटेंट आपको सेल्स कभी भी नहीं दे सकता। तो फर्स्ट थिंग फॉर एवरी कैंपेन और टू कम ऑन डिजिटल, क्या आपको सोचना पड़ेगा कि आपने क्या चलाना है और क्या बनाना है। बनाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है चलाना क्या है, और फिर आगे आता है हाउ मच डाटा, रिफाइंड डाटा यू हैव, और उसको दिखाने की स्ट्रैटेजी। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आई हैव टू डिस्कस टुडे। थैंक यू सो मच मुस्तफा साहब। जी जी, बहुत शुक्रिया। और अभी थोड़ा सा चेंज ऑफ स्केजुअल, सबसे पहले तो मैं अगेन शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अमजद रफ़ीक साहब का, जिन्होंने हमें शॉर्ट नोटिस पे ज्वाइन किया है। सेकेंडली इंशाल्लाह अभी ये फ़ारूक साहब से पहले अमजद रफ़ीक साहब अपने टॉपिक पे बात करेंगे। अमजद साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है, और काइंडली आप इस पे थोड़ा सा पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें, उसके बाद फिर आप अपने टॉपिक की बात कर लें। आपकी आवाज नहीं आ रही, काइंडली चेक कर लें जरा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमजद है। वालेकुम अस्सलाम। एंड मैं ओरिएंट टेक्सटाइल को रिप्रेजेंट करता हूँ। एंड ई कॉमर्स में मेरे साथ मेरे साथी तो यहीं बैठे हुए हैं, जिनमें जैन साहब और उबैद साहब, ये दोनों ज़्यादा मास्टर्स हैं, मेरे से ज़्यादा दोनों एक्सपर्ट यही दोनों हैं। एंड मैं तो उनके साथ इनकी सारी एडवाइस सुनता हूँ, इनके सब मैं करता हूँ, मगर Ubaid Saab is like, you know, Ubaid Saab and Zain Saab are the mastermind, and I think whatever all the brands are doing right now, मेरे ओपिनियन में इसमें अल्कमेटिव का और एडिक्स का बहुत बड़ा हाथ है। एंड मैं एक पॉइंट करना चाहूँगा जो इससे पहले जो साहब कह रहे थे कि हर ब्रांड की एक स्टोरी है, मगर मैं आपको एग्जांपल ये दूंगा कि हर ब्रांड के पीछे उसकी एक अलग टारगेट मार्केट है। तो अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर मैं बोलूं कि सैमसंग बेहतर है, एप्पल बेहतर है, तो उसकी जस्टिफिकेशन बहुत सब्जेक्टिव है। अगर देखा जाए तो सैमसंग के यूनिट बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू एप्पल। सैमसंग का वॉल्यूम बहुत है कंपेयर टू एप्पल। एप्पल इज ओनली 15% मार्केट शेयर ऑफ द वर्ल्ड, अदर्स आर एंड्रॉइड, सो यू कांट कंपेयर। हाँ, ब्रांड पर्सोना वाइज इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो अगर आप दोनों को ऑरेंज, अगर मैं एग्जांपल दूं, दो ब्रांड्स एथनिक एंड लाइमलाइट, सेल हाइपोथेटिकली लाइमलाइट की बहुत होगी, मगर जो प्रेजेंस एथनिक देता है वो लाइमलाइट नहीं देता इन टर्म्स ऑफ। तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। कोक और पेप्सी देख लो, दोनों बेचते हैं शुगर वाटर, मगर कोक का एक अलग ही पर्सोना है और पेप्सी का मासेस के लिए। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट I think content is a very subjective matter in my opinion, you know. तो आई थिंक ये बहुत मुश्किल है जस्टिफाई करना कि कौन सी स्टोरी क्या क्लिक करती है। एक तो नसीब भी बहुत बड़ा मैटर करता है। एंड इसके अलावा आप देखें टेस्ला है, आज टेस्ला दुनिया की नंबर 1 गाड़ी बन गई है, यू नो।
और आप देखो उसको मर्सिडीज का, फरारी का, अब फरारी से बेहतर तो कोई नहीं है, मगर फरारी की सेल्स तो है नहीं। कंपेयर टू बॉटम लाइन देखा जाए तो टेस्ला क्या मार्केटिंग करता है, टेस्ला तो फिजिकल शोरूम्स भी नहीं है इतने जितने मर्सिडीज के हैं दुनिया में। तो पॉइंट इज दैट कि आई थिंक वी आर इन अ वेरी ग्लोबल डायनामिक सिचुएशन एंड आई डोंट नो द वर्ल्ड वेयर इट इज हेडिंग आफ्टर कोविड। किन चंद लोगों के पास पैसा है, 3 साल बाद होता है नहीं होता आई डोंट नो, बिकॉज़ सब स्टिमुलस मनी पे चल रही दुनिया। आपको मैं बात फैक्ट बता दूं, 25% यूएस डॉलर लास्ट ईयर प्रिंट हुआ है पूरी हिस्ट्री में। 1.8 ट्रिलियन डॉलर प्रिंट हुआ है लास्ट ईयर में। तो दैट्स अ ह्यूज अमाउंट दैट्स गोइंग इन अ सर्कुलर एंड अभी वो इतनी सब्सिडी मिल रही है। सो आई थिंक लॉट ऑफ फेक मनी इज इन द मार्केट एंड आफ्टर 3 years we'll see कौन से ब्रांड सर्वाइव करते हैं दुनिया में और कौन से ब्रांड बंद हो जाते हैं। That's my personal opinion. Yeah, बिल्कुल। So I would want to add something in here. आपने एग्जांपल दी लाइमलाइट और एथनिक की जी। तो लाइमलाइट की जो मार्केट में एंट्री है, इट वाज अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो, राइट? एज फार एज आई नो, एथनिक और लाइमलाइट की मार्केट एंट्री के अंदर तकरीबन 2 साल का फर्क है जी। Ethnic has started promoting outfit by outfitters, but if you go and ask the consumer right now, they are more inclined towards buying ethnic. क्यों? क्योंकि उनकी personification, वो उनका जो brand persona, that is persuading them to purchase it. और जिस तरीके से ethnic market में लोग market penetrate कर रहे हैं, उस तरह limelight अब नहीं कर रहा, क्योंकि they have a certain share. और ethnic का भी major focus इस time limelight के ही कस्टमर को अपनी तरफ खींचना है। अच्छा, तो मार्केट तो वही होगी। अच्छा, मुझे बताएं सेल्स वाइज, वॉल्यूम वाइज, ये जैन साहब और उबैद साहब भी बता सकते हैं, उसका जवाब तो मेरे पास है नहीं। जैन साहब हंस रहे हैं इसके ऊपर भी। आई थिंक इसको मैं थोड़ा सा अगर एक लाइन बोल सकूं इसके ऊपर, ठीक है, वो ये मैं बोलना चाहूंगा एक्चुअली कि आई अंडरस्टैंड, बिकॉज अगेन मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को भी ये कहता हूँ और जो भी मुझसे ये कहता है ना कि लाइक ब्रांड्स के बारे में, मैं उनको ये कहता हूँ यार कि अगर हर ब्रांड का एक पर्सोना और एक टारगेट मार्केट डिफरेंट है। अगर ऐसा ना होता तो अल्टीमेटली दुनिया में एक ही ब्रांड सर्वाइव करता और बाकी सब बंद हो जाते। ठीक है, इसका मतलब है कि हर ब्रांड जो एग्जिस्ट कर रहा है और को एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, उसकी अपना एक पर्सोना और अपनी एक मार्केट और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल उसकी एक ऐसी ऑडियंस है जो दूसरों से ओवरलैप कम करती है। ठीक है, सो क्योंकि अगर ऐसा होता है इवेंचुअली जब एक मैच होता है, ठीक है, कोई भी, तो इवेंचुअली समवन विंस, ठीक है, एंड समवन लूजेस, ठीक है, बट दिस डज नॉट हैपन इन द केसेस ऑफ ब्रांड्स हर एक ही टारगेट मार्केट को अपेरेंटली हमें लग रहा होता है कि वो एक ही टारगेट मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, बट विद इन दैट टारगेट मार्केट देयर आर सेवरल पर्सोनास, सेवरल रीजंस पीपल बाय लाइमलाइट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इनिशियली people used to comment on Limelight posts कि thank you for creating a brand which middle class can afford। ठीक है, so आप इस माइंडसेट को चेक करें, ये माइंडसेट कह रहा है कि you are adding value in my life because I did not have luxury of affording branding clothing before you entered into the market। ठीक है, सो उसने कोई भी ब्रांड जो अपनी ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करता है, इवेंचुअली वो किसी ना किसी तरीके से क्लाइंट या कंज्यूमर की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रहा होता है, कोई ना कोई, वो बता रहा होता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ एक्चुअली, ईदर आई एम हेल्पिंग यू लुक गुड, ठीक है, जो कि एक फैशन ओरिएंटेड ब्रांड करता है, या आई एम हेल्पिंग यू लुक गुड, लुक रीजनेबल इन अ रीजनेबल प्राइस, जो कि एक वैल्यू बेस्ड ब्रांड करता है। ठीक है, सो एक्चुअली इट्स द वैल्यू दैट ब्रांड इज क्रिएटिंग, हर कोई अपनी अपनी वैल्यू क्रिएट कर रहा है। बिल्कुल, बट बहुत अच्छा आंसर दिया यहाँ पे इन्होंने। जी कंटिन्यू करने लगे थे। यहाँ पे ना आई हैव समथिंग टू से, आपकी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। लाइमलाइट बीइंग द पायनियर, बिकॉज जिस प्रोडक्ट लाइन और जिस प्राइसिंग के अंदर वो खेल रहे हैं ना, उसमें दे आर द पायनियर्स। उनसे पहले इस प्राइस में कोई नहीं खेल रहा, और उन्होंने ब्रांड्स को मजबूर किया कि यार जो प्राइस में मैं खेल रहा हूँ ना, इसमें मैं पायनियर हो गया, अगर मुझे कम्पीट करना है इस प्राइस में खेलो, और लोगों ने सीखा उसके मुताबिक। एथनिक और लाइमलाइट के केस में एथनिक मार्केट में उससे 2 साल लेट आए, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 2-2.5 साल लेट आया है, बैक इन 2019 वो लॉन्च हुआ है, तो उसके नंबर्स एग्रेसिवली ग्रो किए हैं और लाइमलाइट भी उसके साथ ग्रोथ की है। अब जिस प्राइस रेंज के ऊपर और जिस प्राइस पॉइंट के ऊपर
एथनिक ने निकाला वो वही है जो लाइमलाइट की है, ऐसे ही है। अब वो उस प्राइस पॉइंट के ऊपर compete कर रहा है और बड़ा एग्रेसिव मार्केट में आ रहा है। वो आ रहा है अपनी उस पर्सोनिफिकेशन की वजह से, जो उसको मार्केट पेनिट्रेशन में हेल्प कर सकती है। यस, इन ऑर्डर टू compete विद लाइमलाइट उसको टाइम लगेगा, मगर जिस स्पीड से आ रहा है तो हो सकता है 2-3 नहीं तो मैक्सिमम 4 सालों में वो हो सकता है जिस स्पीड से मार्केट में पेनिट्रेट कर रहा है वो लाइमलाइट को काटता हो। Totally agree with you. Like the speed, the kind of content investment Ethnic has been doing, it has been phenomenal. I actually completely agree with you. So, but again, eventually, जैसे मैं कह रहा था ना कि all the brands will survive because हर कोई different तरीके से consumer की life में value add करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से ये है। अभी यहाँ से अमजद साहब बहुत शुक्रिया, आपने भी बहुत वैलिड बात की। इसका आंसर में भी हमारे जो जैन साहब ने भी और शेख अजीज साहब ने भी बहुत अच्छे आंसर भी दिए हैं, जो सब वैलिड थे। अब यहाँ से हम फारूक साहब की तरफ मूव करना चाहेंगे कि वो अपने टॉपिक जो है रोल ऑफ लॉजिस्टिक्स इन ई कॉमर्स ऑफ पाकिस्तान, इसकी तरफ आए। और आखिर में इंशाल्लाह हमने टाइम रखा हुआ है पैनल डिस्कशन का, जिसके ऊपर हम इसी तरह से जो क्वेश्चंस अटेंडीज की तरफ से आ रहे हैं या जो वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से क्वेश्चंस भी है, इंशाल्लाह हम उस पर एंड पे पैनल डिस्कशन पे फर्दर बात करेंगे। जी फारूक साहब आप आए काइंडली अपनी और टॉपिक करें। जी अस्सलाम वालेकुम, thank you very much. I think I'm feeling younger now with all the energy being I've given all the other participants. I think मेरा नाम फरूक नदीम है जी। It's been like कोई 8,700 days of the logistics professional learning I got. I'm working with TCS right now, which already like started with 25 deliveries from per day in 1983 and now reached to alhamdulillah mashallah 375,000 shipments per day. So that's again a startup. We started with 25 deliveries per day, now reached to this level that now we are actually handling 9 million shipments a month. So the 4 decades of learning of the logistic in TCS. So size always is like अभी जो कोविड सिचुएशन के बाद हम जो लर्निंग्स भी ले रहे हैं और जो ई-कॉमर्स के अंदर we always say it's a buzzword that things are like getting multiplier. So उसके लिए जो स्केलेबिलिटी है, जो साइज है, वो आपको TCS के एक प्लेटफॉर्म से मिल रहा होता है. So the huge platform which actually turned out 970 express centers available to actually reach out. And then the location that we are serving in Pakistan, like 2,500 plus location in Pakistan, and worldwide we've been actually available. So considering the scalability and everything, let's come down to the major points which we always say is what is the logistic role in the e-commerce in Pakistan. So first of all, like I always believe like e-commerce की जब भी हम प्लानिंग की बात करते हैं, कोई स्टार्टअप आ रहा होता है या कोई बड़ी कंपनी अपना ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्लान करती है, so the biggest thing is like the logistics is the last part which you wanted to fix into. So I believe that should not be the case. So let's put this integral part first on the drawing board of the planning, where you make sure that the overall ecosystem will not work without this. And I think I'm not saying the rest of the things are the easiest part, but I think this logistics is the hardest part. So first mile fulfillment and the last mile, and then collecting money from the customer for you is again the hardest part of the overall ecosystem. So you have to make sure that once you are planning your business, this is the integral part. You make sure that day one, you actually focusing on this, how to actually create an efficiency into a system. So I agree with like earlier said that you have to have an efficient ecosystem which will give you from order till cash, so that the lead time reduce, so that the quality should improve, and then obviously it's the customer experience which matters. So considering this, मैं अभी जहाँ बैठा हूँ मेरे पीछे हर वक्त ये मुझे याद दिलाता रहता है. So the statement says that any business without a data is like driving with a closed eye. So driving with closed eyes is something which should not be in business. So make sure that you have all the data powered planning, and you can also rely that the kind of insight and the kind of the support data of the logistic partner can give you, which can give you actually a new kind of a market and where you actually want your customer to actually
target for expansion of your products. So that's the case, that it has to work as hand in glove. So your product, your production, your service, it has to be with a meaningful data given by the logistic company to you actually make a heat map, that where you are, where the deep pockets are, where your competitions are selling, where your partners are selling. So the overall mix could be a very handful insight from the logistic partners. So similarly, I think we always say, like, it's first mile to last mile. So considering this, you have to have an efficient model where the scalability with the density will work for you. So anything like, while I say the better utilization of delivery and pickup nationwide means on a one stretch, you make sure you have multiple pickups will reduce the overall cost on route for the first mile. And similarly, so density on the route will give you an efficiency where the shipments on the last mile should have been on a systematic way, planned for a courier to reach a one touch point to another touch point. So considering this, you have to have a kind of a very sophisticated technology system which can actually enable you to create that kind of efficiency. So while you're looking forward to scale up your business and the way the e-commerce is expanding in Pakistan, so scalability and sustainability with automation in logistics is the key. So getting into this, like, why I'm saying this, because it will always be considered the cost. Logistics को जब भी आप अपने business plan में देखते हैं, so if you put your biggest cost heads into your P&L, so you feel like your logistic is one of those. So getting it efficient is not the responsibility only of the logistic partner. I think you have to work as a partner with your logistic company so that you can create that pricing and a cost efficiency into your overall business model, which will give you or enable you to actually create a value for your customer. So value creation के लिए आपको एक दूसरे के साथ मिलके काम करना होगा. So with this, I think the global stats already says like the 68% of the millennials would choose a retailer based on solely on its delivery option partners. That means having a reliable delivery partner is a key. So if you have this reliable delivery partner being posted on your business partner is on your e-commerce business, that will give you an edge over others, because people will actually buy from the reliable partner. Because देखिए, कोई भी कंपनी का जो ब्रांड है उसकी अपनी एक, जिस तरह ये बात होती है, पर्सोना भी है, द ब्रांड इमेज इज देयर, ब्रांड की अपनी स्टोरी भी है, वो सारी की सारी चीजें कोरिलेट भी करती हैं. सो इफ यू हैव like अभी बात होती है Mercedes and the Suzuki. So if you have a Mercedes to sell, you can't be selling it to the localities where the target market is not there, or you want to have a co-branding with such a brand power जो कि उस market के अंदर already acceptable है, trust के साथ, reliability के साथ. So जब आप अपने product की भी USP, trust, reliability and the quality is there, so you need a partner should be related to that trust, quality and reliability. So you have to create a magic once you actually collaborate with your brand equity to another brand equity. So that's something which is very important. So to create more sales, to create more trust, because e-commerce platform is all about trust. So trust will enable you to get more sales, to get more numbers. And that's the only way. Once you're creating more sales, more numbers, so your scalability should have been with you from day one, because you can't expect that you grow now and you scale your business later. You have to make sure the capacity should have been marked earlier, so that once you scale up, the efficiency should not suffer, the customer experience should not go down. So you have to make sure the partner you choose in logistics is good enough to cater your scalability. Similarly, like reverse logistics, again, that's a very key while we are getting to the market. Again, it's related to the trust. So if you enable your people, your customer, that the reverse logistic is being
given in a way that anything is reaching you is something which you can return it if you are not getting it the way you wanted it, like a size issue, a color issue, or anything else in a product could have been replaced or could have been returned easily to the principal. So if you have a scalable model for a last mile or a forward delivery, similarly, if you have that scalability to bring those shipments back as early as possible to be replaced in a way that the customer experience should go high. So again, this will actually boost your business. So considering this, I believe giving ease of a reverse logistic would actually support a trust factor in your business. So let's say like a 50%, 55% customer always buy item if the reverse logistics is flexible. So and mostly people want that the reverse logistics should be free. So that's again a mantra people have in their mind, that the reverse logistics is free. So it is like their right to actually return back shipments and get the replacement done in due time. So let's see how we work out this, and then again everything is technology. So I consider that the logistic partner should have been like integrated to a system of your overall ecosystem through APIs, through plugins, and any integration tool you want to get into. So it has to be a customization at every level, and it has to be an improvement every day. So new things are coming, so new technologies are coming. So you have to adaptive to the new things which are getting into the overall system, getting into the e-commerce. So the logistic partner should also be very adaptive to actually getting into those technological advancements. And again, as I said, it's the journey that TCS always support, and TCS always actually what we call it like हम कस्टमर्स के साथ यही डिस्कशन ज्यादा कर रहे होते हैं कि ये कस्टमर और वेंडर रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए. Let's take this journey forward to a customer to partner. So once you say the customer to partner, you work together, you share things, you improve each other, and you create a win-win. So that's what TCS always believe in, and that's what we are always in to support the overall ecosystem. So thank you very much for giving a time to actually explain the logistic part, which is the hardest part, and which has always been like considered to be the cost and a kind of a last-minute plug-in to a business model. So let's get rid of all these myths and then have a customer to partner relationship. And from day one, it has to be a partner relationship for overall ecosystem. Thank you very much. जी जी, बहुत शुक्रिया फारूक साहब. आवाज आ रही है सबको मेरी? जी मुस्तफा भाई, आवाज आ रही है आपकी? जी जी. अच्छा, इसमें फारूक साहब जो पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि अभी जिस तरह से है उस तरह से ट्रेंड नहीं है पाकिस्तान में कि लाइक के लोग पेमेंट मेथड्स को ज़्यादा क्लियरली यूज़ कर लें. तो आप क्या समझते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी जो चल रही है पाकिस्तान में, ज़्यादा जो कैश ऑन डिलीवरी चल रही है, ये कब तक ये पाकिस्तान में ट्रेंड खत्म हो सकता है? लाइक के अभी तो जितनी भी आई बिलीव के 90% तक जो पाकिस्तान में ज़्यादा मॉडल जो है कैश ऑन डिलीवरी के ही चल रहे हैं. आई थिंक देखिए, ये एक हमारा कल्चरल इशू भी है. सो इफ यू आस्क मी, अभी भी आप कोई 80 to 85% जो मार्केट ऑपरेट कर रही है, दैट इज विद कैश ऑन डिलीवरी. एंड दिस इज सिमिलर नंबर व्हाट वी सी इन लाइक साउथ ईस्ट एशिया. इंडिया में भी ऐसे ही है. So I've been working with the other partners जो के नेपाल, बांग्लादेश और इन सारे कंट्रीज में भी काम कर रहे हैं. So I get the similar kind of a feel over there. So it's our cultural issue that the COD should remain a biggest chunk of the market, I think for coming years. But उसके पीछे एक चीज और भी है, वो ये कि जब तक हमारी तरफ से डिजिटाइजेशन नहीं आती on the payment side and the collection at the doorstep, so उस element पे जब तक काम नहीं होगा, so I think this COD element will remain as it is. इसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा. Last 5 years, I think the overall prepaid orders are like 10 to 15%. हाँ, campaigns में जब heavy discount आप लगाते हैं, जब आप थोड़ा सा market को
पुश डालते हैं तो फिर आप 3-4% और जनरेट कर लेते हैं, बट इन नॉर्मल डेज आई बिलीव COD विल रिमेन लाइक 80-85% ऑफ द टोटल। और जो गेटवेज के हवाले से पाकिस्तान में उबैद साहब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने में आ रहा है शॉपिफाई के इंटीग्रेशंस के हवाले से, तो इस वाले से यहाँ पे उबैद साहब से भी मेरा बाकी पैनल डिस्कशन से भी क्वेश्चन है कि बेटरमेंट क्या हो सकती है कि पाकिस्तान में जो जितनी ट्रांजैक्शंस है मैक्सिमम COD के अलावा पेमेंट गेटवे के ऊपर आए, इसके वाले से काइंडली रोशनी डालेंगे। ओके, सो आई थिंक पेमेंट गेटवेज जो है आई थिंक सबसे वीकेस्ट पार्ट है इस वक्त ई कॉमर्स इंडस्ट्री का, ठीक है, जो इस तरह इवॉल्व नहीं हो रहा जिस तरह उसको इवॉल्व होना चाहिए। और उसके लिए आई थिंक जितने भी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं एंड जो बैंक हैं, जो पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर्स हैं, जैसे हम सिर्फ प्रोवाइडर्स हैं, तो इट्स बेटर कि बैंक जो है वो अपनी जो सर्टेन टीम्स हैं उनकी कोई टास्क फोर्स बने और उनको इस चीज पे उनको सर्टेन टास्क असाइन हो कि वो होस्टेड चेकआउट की तरफ जो है इस चीज पे वर्किंग करें और मेक श्योर करें कि, क्योंकि इस पे वो भी काफी बिजनेस जो है ले सकते हैं। लेकिन अभी तक आई थिंक बैंक के केस में ये उतना फोकस्ड एरिया दिख नहीं रहा है अपेरेंटली। और इसी तरह जितने भी फिनटेक के सॉल्यूशंस हैं वो भी अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि जो बिजनेस मॉडल है दैट इज वन थिंग, लेकिन जो उसकी टेक्नोलॉजी है वो अभी तक कोई भी जो ब्लॉकचेन होगी या मल्टीपल फिनटेक के जो सॉल्यूशंस हैं उन्होंने पाकिस्तान में अभी तक कोई भी ऐसी कोई कंपनी देखने को नहीं मिल रही जो इस चीज को एज अ चैलेंज ले और उसको एड्रेस करे, क्योंकि ये एक तो कॉस्टली भी है और सेकेंडली इसके लिए जो है जब तक बैंक्स स्ट्रीमलाइन नहीं करेंगे इन चीजों को या वो फ्रंट पे नहीं आएंगे तो ये चीजें रिजॉल्व नहीं होनी। और जब तक ये चीजें रिजॉल्व नहीं होनी तो जो ट्रस्ट फैक्टर है वो द फाइनेंशियल पेमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो इसको एड्रेस करने के लिए बैंक्स को सीरियसली देखना पड़ेगा कि वो इस पे कहाँ इन्वॉल्व हो सकते हैं, कहाँ इन चीजों को लेके चल सकते हैं। और इवन के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी आई थिंक उन्होंने अब एक रास्त के नाम से डिजिटल पेमेंट प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस कराया है, और एक न्यूज भी थी कि शायद अली पे भी पाकिस्तान में आ रहा है। जब तक ऐसी कोई एंटिटीज आएंगी, और इनके लिए बड़ी ओपन मार्केट है पाकिस्तान में व्हेन इट कम्स टू द पेमेंट प्रोसेसिंग या फिनटेक के जो भी सॉल्यूशंस हैं वो उसमें बड़ी ओपन मार्केट है, कोई भी आके इजीली इसको कैप्चर करना स्टार्ट कर सकता है। बहुत अपने वैलिड आंसर इस पे दिया है। अच्छा, इसमें जैन साहब से मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा कि पब्लिक की तरफ से हमें डिफरेंट क्वेश्चंस आई हैं कि जो कंटेंट पर्सनलाइजेशन है या जो शेख अजीज साहब के टॉपिक के हवाले से भी जो उन्होंने बात की है, इसके हवाले से कोई कोर्सेज का अगर पाकिस्तान में इस तरह का अजरा हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में जो काफ़ी ज़्यादा जो स्टार्टअप्स हैं वो इनके पर्सपेक्टिव से उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है कि लाइक के स्टार्टअप मोड में है, दे वांट टू स्केल देयर थिंग्स, तो इसके हवाले से क्या इनिशिएटिव्स हमें लेना चाहिए? अच्छा, अगर इस टॉपिक पर जो स्पेसिफिकली अगर आप कहेंगे इस टॉपिक पर कोर्सेज जो कंटेंट पर्सनलाइजेशन कंपेयर इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग या क्रिएटिंग कंटेंट स्टोरी, जैसे शेख अली साहब का टॉपिक था, पाकिस्तान की मार्केटिंग के स्पेसिफिक एक्चुअली इट्स रियली अनफॉर्चुनेट देयर इज नॉट एनफ एजुकेशनल मटेरियल अवेलेबल, ठीक है, नॉट इवन और यूनिवर्सिटीज जिनके जिम्मे है कि ऐसे प्रोफेशनल्स क्रिएट करें जो कि मार्केट के डिमांड के मुताबिक उनको जो सर्व कर सकें, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग दैट नॉलेज। और इवन जो कोर्स प्रोवाइडर्स हैं इसके अलावा जो कि वो बहुत बेसिक लेवल के टूल मैनेजमेंट के कोर्सेज सिर्फ मैनेज हो रहे हैं। मतलब बाय डूइंग दोस कोर्सेज यू विल लर्न हाउ टू रन एड मैनेजर के टूल काम कैसे करते हैं, फेसबुक एड मैनेजर कैसे काम करता है, गूगल एनालिटिक्स कैसे काम करता है, मतलब गूगल का एड मैनेजर कैसे काम करता है, टिकटॉक एड मैनेजर कैसे काम करता है। ये ऐसे ही है कि जैसे आप पंखा ठीक करने के सारे टूल किट खरीद लें, ठीक है, लेकिन पंखा ठीक करना कौन सिखाएगा आपको, ठीक है, सिर्फ टूल किट खरीदने से नहीं पंखा ठीक हो जाएगा, ठीक है। सो सिर्फ टूल को रन करना सीख लेना कि इस टूल पे कैंपेन क्रिएट कैसे करनी है, बजट कैसे लगाना है और बिडिंग कैसे सेट करनी है, जस्ट टू लर्न हाउ टू डू ऑल दैट,
ठीक है, इज नॉट इनफ। अब आगे इस पर कंटेंट पाकिस्तानी मार्केट से स्पेसिफिक आपको नहीं मिलेगा, बट गूगल कैन बी योर बेस्ट टीचर। यू कैन लर्न फॉर इंटरनेशनल केस स्टडीज। मेरी हमेशा रिकमेंडेशन होती है कि आप केस स्टडी सर्च करें इंटरनेशनल ब्रांड्स की, कि उन्होंने कैसे अपना कंटेंट डेवलप किया। इंटरनेशनल एजेंसीज की केस स्टडी सर्च करें कि कैसे उन्होंने फलां ब्रांड के लिए कंटेंट जर्नी डेवलप की, फलां कैंपेन उन्होंने कैसे डेवलप की और कैसे उसको टॉप से बॉटम फनल की स्टेज पर लेके आए। तो वहां से केस स्टडीज आपको ज्यादा सिखाती हैं, क्योंकि वहां से आपको रेलिवेंस मिलती है। बाकी जो कोर्स मटेरियल है, इट्स more of a toolkit how to unfortunately in Pakistan right now it's just more of a toolkit. सही इस पे अब जो जी उबैद साहब। अच्छा, इसमें सिर्फ मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो क्वेश्चन है बड़ा रेलेवेंट है। जैसे ब्लूप्रिंट है फेसबुक का, ये बहुत से टूल्स हैं, वो टूल ऑपरेट करना तो सिखा रहे हैं। जो आई थिंक जो चीज मिसिंग है वो ये, इनको जो भी इस तरह की लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, दे नीड टू प्रोवाइड द डमी डेटा सेट्स। ठीक है, इनको चाहिए डमी डेटा सेट्स प्रोवाइड करें टू द स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसपे वो उस चीज की प्रैक्टिस कर सकें कि वो क्या चीज कैसी कैंपेन्स रन कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं। ये जब तक उनको नहीं पता चलेगा, जब तक वो डमी डेटा सेट्स पे अपनी प्रैक्टिस नहीं करेंगी और अपनी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और वहां पे वो इस चीज को एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि क्या उन्होंने ठीक किया, क्या उन्होंने गलत किया। जब तक बैक टू बैक ये प्रैक्टिस नहीं होंगी, सो इट्स जस्ट लाइक कि अभी ये वैसा है जैसे हमारी एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकल कराते थे तो केमिस्ट्री में बता देते थे कि ये 4 केमिकल फार्मूला से साबुन बनता है, ठीक है, लेकिन करने जाए तो क्या पता वो 4 जिस क्वांटिटी में हम डालेंगे वो साबुन नहीं, वो शायद कुछ और ही बन जाएगा। ठीक है, तो अभी तक पाकिस्तान में लोग मेहनत भी कर रहे हैं, कोर्सेज भी कर रहे हैं, यूट्यूब से भी सीख रहे हैं, फेसबुक से भी सीख रहे हैं, लेकिन जो इन एक्चुअल ट्रेन कौन हो रहा है, जो जितने लार्ज डेटा सेट्स पे कैंपेन्स रन कर रहा है, उसको मॉनिटर कर रहा है, उसको एनालाइज कर रहा है, उसकी जर्नी देख रहा है, वो उसको और जो उसको ऑप्टिमाइज करता चला जा रहा है, वो इन एक्चुअल ट्रेन हो रहा है। सो जैन ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अनफॉर्चुनेटली ऐसा प्रोसेस बाय प्रोसेस कोई भी एंटिटी अभी भी ऐसा कोई कोर्स वगैरह नहीं प्रोवाइड कर रही, लेकिन जो भी करे विद डमी डेटा सेट अगर प्रोवाइड करे तो आई थिंक जितनी भी न्यू लॉट है जिसमें काफी पावर है इस चीज को लर्न करने की, वो इसको लर्न करे। और आई थिंक इसका कोई ना कोई एक जॉइंट इनिशिएटिव भी लेना चाहिए, जिसमें आई थिंक वी कैन बी द वन ऑफ द बेस्ट पार्टी, जो हम डेमी डेटा सेट प्रोवाइड करें ताकि लोग इस चीज की लर्निंग कर सकें और हम यहाँ से बैठ के ग्लोबली लोगों की मार्केटिंग कर सकें। जिस तरह का अनस्ट्रक्चर्ड बिहेवियर हमने देखा है, बहुत सी अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज हैं जिसपे यहाँ से बैठ के लोग वहां पे भी एज अ फ्रीलांसर या एज अ कंपनीज अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सेम इज द केस फॉर शॉपिफाई। अब इस वक्त शॉपिफाई के केस में फ्रॉम इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया टू कनाडा जितना लोड पाकिस्तान में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोग एक्सपर्ट्स बनना शुरू हो गए हैं, और हमारे केस में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो ओवरऑल जो ओवरऑल अपने आप को इनेबल करना है फॉर द डेवलपमेंट, इट्स टू मच इजियर एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। डेफिनेटली बहुत अच्छा उबैद साहब ने यहाँ पे फर्दर इसको आंसर किया है। यहाँ से जो कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक तो ड्रॉप शिपिंग के हवाले से है कि पाकिस्तान से ड्रॉप शिपिंग किस तरह से की जाए। इसके लिए मैं एडअप करना चाहूँगा कि ड्रॉप शिपिंग के लिए जो बेटर यही है कि इसको छोड़ के आपको कुछ किसी स्पेशल किसी बेहतरीन प्रोडक्ट पे काम करें, और जिसके लिए आपको थोड़ा सा वर्किंग करनी पड़ेगी। शॉपिफाई स्टोर पे आप स्टार्ट करें। शॉपिफाई इज़ वेरी इजी। अगर शॉपिफाई का पार्टनर प्रोग्राम है, आप उसमें साइन अप करें, डेवलपमेंट स्टोर बनाएं। स्टोर बनाने के बाद जो है आप उसमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें अनटिल अनलेस यू आर रेडी टू गो लाइव। उसके बाद आप स्टोर को कन्वर्ट करके उसको लाइव ले जा सकते हैं। और इसमें और इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है शॉपिफाई पे पेमेंट गेटवेज के हवाले से कि इंटरनेशनली किस तरह से जाना है, तो इंटरनेशनली के लिए वैसे तो इजाल लैब्स भी वो अवेलेबल है। इसके अलावा जो हमारे पास एक्सट्रीम कॉमर्स से सनी अली की भी वीडियोस अवेलेबल है, और इसके अलावा आप यूट्यूब में उर्दू हिंदी के नाम से ट्यूटोरियल्स देख लें तो आप यूके में यूएसए में कंपनी रजिस्टर करवाएं। वेरी इजी प्रोसेस, थोड़े से पैसे लगते हैं। उसके बाद पेपल गेट करें, उसके बाद आप ट्रांसफर वाइज गेट करें, और उसके बाद वहां से आप
इंटरनेशनल सेलिंग यहाँ से कर सकते हैं। एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर आपने इंटरनेशनल सेलिंग करनी है तो पाकिस्तान का जो CNIC जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है उससे ज़्यादा प्रेफरेंस आपके पासपोर्ट को मिलेगी। जो आप अगर आप इंटरनेशनली बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इस पर एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, तो बेहतर ये है कि आप पहले अपना पासपोर्ट बनवाएं। उसके बाद क्योंकि फिर वेरिफिकेशन के लिए शॉपिफाई के एंड से पेमेंट गेटवे के हवाले से उन्होंने वेरिफिकेशन लेनी होती है। वेरिफिकेशन के हवाले से यूजुअली जो क्वेश्चन किया जाता है कि क्या यूके के आप नेशनल है या पाकिस्तान से है, तो आपने आंसर में कभी भी ये नहीं बताना होता कि हम हम पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं। आप बताएं कि हम पाकिस्तानी सिटीजन है, जो हम शहरी हैं वहाँ पे, और हम पाकिस्तान से हैं। तो इस तरह से आप जो इंटरनेशनली भी इस पे जा सकते हैं। थोड़ा सा ड्रॉप शिपिंग के हवाले से जो आपको वीडियोस भी अक्सर देखने को मिलती हैं, अरबों रुपए कमाए, करोड़ों रुपए कमाए, उससे थोड़ा सा रिफ्रेन करें, उससे थोड़ा मना हो। इसकी वजह यही है कि सबसे पहले सबसे ज्यादा मसला ड्रॉप शिपिंग का यही आता है कि 30 to 40 डेज के अंदर प्रोडक्ट किस तरह से आएंगे। क्योंकि जो आजकल जो है इस पे बाकी भी फारूक साहब भी एग्री करेंगे, बैस साहब भी एग्री करेंगे कि जो सबसे मेन चीज है टाइम कंस्ट्रेंट है। कोई भी प्रोडक्ट जो है जो विद इन 3 to 4 डेज कस्टमर के पास नहीं पहुंच रही है, कस्टमर जो है उसको रिसीव नहीं करेगा और उसके ऊपर जो रिएक्ट देगा, आपके पास आगे गलत रिव्यू भी आके डाल सकता है। और उसके बाद अभी हम जो स्पीक के ऊपर हमारे पास 2 हैंड रेज हुए हैं। यहाँ से सबसे पहले मैं मौजम शाहिद साहब को ऐड करना चाहूँगा कि वो आए। अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो हमारे पास जो पैनलिस्ट हैं वो इंशाल्लाह आंसर करने की ट्राई करेंगे। अच्छा मुस्तफा साहब, मैं आपको जी जी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दूंगा। ड्रॉप शिपिंग की बात कर ही रहे थे, पता नहीं यू गाइस हैव हर्ड अबाउट diversity.pk और नॉट। आई एम श्योर कि जैन साहब ने सुना होगा, शायद बैद साहब ने भी सुना होगा। वो ही इज द फर्स्ट, मेरे नॉलेज में ही इज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग का मॉडल इन पाकिस्तान, क्योंकि ही इज वर्किंग ऑन 4 प्रोडक्ट्स राइट नाउ। ही इज गेटिंग इट इंपोर्टेड फ्रॉम अली एक्सप्रेस। तो वो जो वो जो पूरा प्रोसेस से वो बंदा गुजरा हुआ है ना, ही इज ऑलमोस्ट गेटिंग 150 ऑर्डर्स ऑफ दोज 4 प्रोडक्ट्स एवरी डे। तो वो ड्रॉप शिपिंग की चीज को बेहतर एक्सप्लेन करने के लिए आई थिंक नेक्स्ट टाइम आपको उससे भी उनको भी इसमें एंगेज करना चाहिए। यहाँ से फिर मैं मौजम शाहिद साहब को ऐड करना चाहूँगा। मौजम साहब अगर आप सुन रहे हैं, काइंडली आप स्पीक करें। वी हैव अलाउड यू टू एक्चुअली स्पीक। अभी हम कलीमुल्लाह साहब की तरफ बढ़ते हैं। आई बिलीव के वो हमें ज्वाइन नहीं कर सके। हेलो, कलीमुल्लाह साहब भी हमें ज्वाइन करने से उनको भी थोड़ा इशू आ रहा है। अगर आप चैट सेक्शन पे आ जाएं, यहाँ से अगर आप क्वेश्चंस करना शुरू कर दें तो हम इस पे आंसर करते जाते हैं। अच्छा, इसमें वली साहब के क्वेश्चन आया है हमारे एंड पे कि हम कहाँ से परफॉर्मेंस मार्केट को लर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर शेख अजीज साहब या इस पे जो हमारे जो साथ जो जैन हमीद साहब हैं, इस पे थोड़ा सा काइंडली गाइड कर दें। जैन साहब, वुड यू लाइक टू आंसर? स्टार्ट करें, आई विल ऐड। अच्छा सर, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के टूल्स के तो द बेस्ट प्लेस दैट आई फील लाइक ना, वो तो आप ट्यूटोरियल से यू कैन अंडरस्टैंड द टूल्स, बट आई बिलीव कि आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग विद डाटा रिसर्च और उसके साथ उसकी मार्केट के KPIs के हैं
उसके बगैर नहीं समझ आ सकती। टूल्स आप सीख सकते हैं, वो बहुत इजीली यूट्यूब ट्यूटोरियल्स या बाकी जगहों पे जो ट्यूटोरियल्स वगैरह उसको देख के आप सीख सकते हैं, बट दे बगैर केपीआईज और उसके डिजायर्ड रिजल्ट्स का टारगेट क्या है, उसके बगैर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग के मास्टर नहीं हो सकते। टूल ऑपरेटर जरूर बन सकते हैं। एम आई राइट ऑन दिस जैन साहब? बिल्कुल सर, आई कैन नॉट एग्री मोर। मैं इसको हमेशा इसी एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है, कि व्हेन यू लर्न टू ऑपरेट द टूल्स, दिस इज नॉट इनफ, ठीक है, इट्स essential, it's necessary, you have to do it, there is no running away from it. Definitely आपको टूल्स पर एक्सपर्ट होना पड़ेगा, but that is just the beginning. Don't think कि यहाँ पे खत्म हो गई है परफॉर्मेंस मार्केटिंग और आपने सीख ली है। एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक है। और उसके बाद आपने मेरा एक हॉट टेक है इसके ऊपर कि डिजिटल मार्केटिंग नाम भी शायद गलत है, इट शुड बी एक्चुअली मार्केटिंग डिजिटली, ठीक है। बिकॉज इसमें मार्केटिंग पहले आना चाहिए और डिजिटल बाद में आना चाहिए, बिकॉज एक्चुअली जो भी एड्स हम सोशल मीडिया पे रन करते हैं वो मार्केटिंग ही है, वो कन्वेंशनल एडवर्टाइजिंग का रिप्लेसमेंट है। आप बिलबोर्ड लगाने की बजाय फेसबुक पे ऐड चला देते हैं, आप टीवी पे ऐड चलाने की बजाय यूट्यूब पे आ जाते हैं, ठीक है, आप टीवी कमर्शियल चलाने की बजाय टिकटॉक पे ऐड चला देते हैं, ठीक है। सो मार्केटिंग तो पीछे वही है, ठीक है, जस्ट एडवर्टीजमेंट का मीडियम इतना एक्सेसिबल है कि आप छोटे से छोटा बिजनेस भी एडवर्टीजमेंट को एक्सेस कर सकता है। सो दिस इज एक्चुअली द ब्यूटी ऑफ दिस इंडस्ट्री कि हर किसी को एनेबलर बना दिया है डिजिटल मार्केटिंग ने कि कोई छोटे से छोटा लेस रिसोर्सेज का स्टार्टअप भी जल्दी स्केल कर सकता है। बट अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड लाइक कि मार्केटिंग इसमें पहले है, ठीक है, आपको अपने आप को मार्केटिंग में भी इक्विप करना है, एज अ मार्केटिंग पर्सोना, मार्केटिंग इक्विपमेंट भी आपको बिल्ड करनी है, एम्पैथी सीखनी है, कंज्यूमर साइकोलॉजी स्टडी करनी है। मैंने सबसे ज्यादा कंज्यूमर साइकोलॉजी स्टडी की है कस्टमर सर्विस में बैठ के। मैं जब ब्रांड्स को हेड करता था जहां पे जहां कॉमर्स को, तो मैं खुद कस्टमर सर्विस में बैठता था, कस्टमर को सुनता था वो क्या कह रहे हैं, व्हाट आर देयर प्रॉब्लम्स, व्हाट इज स्टॉपिंग देम टू चेक आउट, ठीक है। सो वो सब फ्रिक्शंस क्या हैं जो कि कस्टमर को बाय करने से रोक रही हैं। तो आप कंज्यूमर साइकोलॉजी को कम्युनिटी मैनेजमेंट खुद करके अपने ब्रांड की सबसे ज्यादा समझ सकते हैं कंज्यूमर साइकोलॉजी को, और एम्पैथी क्रिएट कर सकते हैं, अपने आप को उनकी जगह रख सकते हैं। सर एक्चुअली आपकी बात को मैं ही बढ़ाऊंगा कि आप ना जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग है ना उसमें वो सिर्फ टूल है। असल में जैसे मैंने बात की थी जो प्रोसेस है मार्केटिंग का, दैट इज द सेम फॉर पास्ट 100 years। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि हजरत आदम और अम्मा हवा के टाइम से ही मार्केटिंग का स्टार्ट हो गया हुआ था, क्योंकि शैतान ने असल में कन्विंस किया था अम्मा हवा को फल खाने पे तो इंसान दुनिया पे आया था, वरना ना आता। तो जो प्रोसेस है ना वो जो 1000-1200 जब से दुनिया बनी है तब से वही कन्विंसिंग का, और वो प्रोसेस नहीं चेंज हुआ। हाँ, टूल्स और मीडियम चेंज होते रहे, जैसे पहले बहुत लाइनों से शुरू हुआ, प्रिंट पे गया, बिलबोर्ड्स पे गया, तो प्रोसेस आपको समझ आना चाहिए। टूल सीखना इज नॉट एन इशू। टूल तो आजकल आई एम श्योर बहुत सारे जैन साहब भी फेस कर रहे होंगे, हर जिस भी हम ब्रांड साइड पे जाते हैं, पीपल आर ऑलवेज टॉकिंग कि हमारे पास फलाना लड़का है वो फ्रीलांसर है, वो ये कर रहा है। अब वो फंसते जहां पे है ना, उनके पास सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज दे डोंट नो द प्रोसेस येट। उन्होंने प्रोसेस सीखना है, तो प्रोसेस सेम है, टूल्स आपको बहुत जगह पे सीखने को मिल रहे हैं। प्रोसेस सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग को नहीं सीख सकते। अच्छा मुस्तफा भाई, एक मैं छोटी सी चीज ऐड करता हूँ, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस में देख रहा हूँ यहाँ पे लोग ना ड्रॉप शिपिंग के बारे में कर रहे हैं, एक्सट्रीम कॉमर्स को लेके कि कैसे हम ओवरसीज सेल कर सकते हैं। जैसे आपने भी कहा कि बहुत सारे इस टाइम मार्केट में एडवर्टीजमेंट चल रही होती है कि आप ड्रॉप शिपिंग करके बिलियंस कमा सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एंड ऑल दैट एटसेट्रा एटसेट्रा। मेरे ख्याल में जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी पे इस टाइम आप पाकिस्तान की मार्केट पे बैठे हुए हैं, दैट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग ई कॉमर्स मार्केट आई थिंक इन द वर्ल्ड राइट नाउ, ठीक है। तो अगर आप अपनी पाकिस्तानी मार्केट को कैटर करने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल में आपके सक्सेस के चांसेस 10 टाइम्स ज्यादा है कंपेयर टू सर्विंग दोज मार्केट जो ऑलरेडी सैचुरेटेड है, जहां पर आप जैसे 5000 बल्कि शायद 5 लाख और लोग साइबेरिया में, नाइजीरिया में, बांग्लादेश में बैठे हुए भी ड्रॉप शिपिंग के जरिए यूएसए और यूके में सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे
जितनी बड़ी अभी ई कॉमर्स की डिमांड क्रिएट हो रही है, आई डोंट थिंक उतने लोग सर्व करने के लिए अवेलेबल है अभी. So I think we are sitting on the biggest opportunity of our lifetime when it comes to Pakistan e-commerce market. ठीक है, so we should focus more on Pakistan e-commerce market. ये जो ड्रॉप शिपिंग के थ्रू एक्सपोर्ट और वो है, that was successful a while ago, maybe 5 years ago, maybe 10 years ago. It worked for some people, but now that market is saturated. Now your chances of success are that कि आप उन पिछले लोगों से क्या ज्यादा टैलेंटेड है जो पहले इन चीजों को एफर्ट कर रहे हैं 10 साल से. अगर तो आप उस सैचुरेटेड मार्केट में उन सब लोगों से ज्यादा टैलेंटेड हैं और ज्यादा एफर्ट पुट कर रहे हैं, तब शायद आप सक्सेसफुल हो सकते हैं. लेकिन पाकिस्तान की मार्केट में आपका कंपटीशन कम लोगों से है. मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडअप भी करना चाहूंगा कि आई बिलीव के मैक्सिमम भी कोई 30 ब्रांड्स होंगे पाकिस्तान में जो ऑनलाइन है उसके ऊपर वर्किंग चल रही है. जितनी ज़्यादा पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है, आई बिलीव के अगर पाकिस्तानी ड्रॉप शिपिंग इंटरनेशनल की बजाय पाकिस्तान से स्टार्ट करें, इधर से परस्यू करना शुरू करें चीज़ें, तो अभी तो पाकिस्तान में मैक्सिमम जो ऑनलाइन परचेजिंग का ट्रेंड है, डेट्स अप टू मैक्सिमम 20% राइट नाउ. 80% का यहाँ पे हमारे पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी इसमें मौजूद है कि हम इस पे आए, इसके ऊपर वर्किंग करें, इसके ऊपर प्ले अराउंड करें. जो किसी प्लेटफॉर्म को पकड़े, चाहे आप वो कॉमर्स को पकड़ लें, शॉपिफाई को पकड़ लें, उसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करें, उस चीज में अपने आप को एक्सेल करें, आगे इसको बढ़ें. ऑनलाइन परचेजिंग में अभी भी बहुत ज्यादा स्पेस अवेलेबल है, आपको इसमें परस्यू करना चाहिए. और उबैद साहब अगर आप मौजूद हैं तो एक हाशिर अजीज साहब की तरफ से क्वेश्चन आया कि कौन से ऐसे टच पॉइंट है जिनको सेंट्रलाइज करने की जरूरत है ई कॉमर्स के अंदर. जी वैसा हाशिर अजीज जी जी. सो बेसिकली जो टच पॉइंट्स हैं, जो इसकी टेक्नोलॉजी से चीज पता चलती है वाज़ेह तौर पे, ऐसे जो भी पॉइंट है जहाँ पे आपसे कस्टमर इंटरेक्ट कर रहे हैं, उन सबको सेंट्रलाइज होना चाहिए. ठीक है, वो आपकी वेबसाइट है, वो आपकी मोबाइल का चैनल है, अगर आप व्हाट्सएप से इंटरेक्ट करते हैं कस्टमर से, वो है आपकी फेसबुक होगी, आपकी कस्टमर सपोर्ट के टूल्स होगी, आपकी ईमेल्स होगी, आपके सोशल मीडिया के चैनल्स होंगे, आपकी चैट बॉट्स होंगे, कोई भी आपकी ऑनलाइन ऑटोमेशन या कोई भी ऐसा मीडियम जहां से आप कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो एक टच पॉइंट है. वहां से आप ऑर्डर प्लेस कर और वहां से आप ऑर्डर भी ले सकते हैं. वहां पे आप कस्टमर एक्सपीरियंस या कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं. तो ऐसी जितने भी पॉइंट्स हैं, दे ऑल शुड गेट सेंट्रलाइज. क्यों? जब वो सेंट्रलाइज होंगे तो इन ट्रू मीनिंग बिजनेस वुड नो द वैल्यू ऑफ अ कस्टमर इन एक्चुअल. ठीक है, अभी ये कि लॉयल्टी नहीं जा सकती, उसकी रीजन ये है कि चीजें सेंट्रलाइज नहीं है. ठीक है, half of the customer order journey is in the brick and mortar, half of is on the online CMS. तो जिस वजह से आपको इन एक्चुअल ये पता नहीं चल सकता कि आपके एंड कस्टमर की जर्नी आपके साथ कितनी पुरानी है, उसने आपके ऊपर आपके साथ कितने अरसे से कितना स्पेंड कर चुका है. ठीक है, और आपने इन रिटर्न उसको क्या देना है. ठीक है, मतलब अभी भी अगर आज कैंपेन रन करनी है और मैंने अगर मार्केटिंग वालों को बोलना है कि 20% दे दें ऑफ, किस बेस पे बोलूंगा? उस बेस पे बोलूंगा ना कि जिसका स्पेंड सबसे ज्यादा होगा, या जिसकी नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड सबसे ज्यादा होंगे, या जो सबसे ज्यादा से एसोसिएटेड होगा विद माय ब्रांड. ठीक है, तो जब तक ये डाटा सेंट्रलाइज नहीं होगा तो वो फीलिंग कन्वे नहीं होगी. अब यही एक सपोज ब्रांड है, उसका डाटा सेंट्रलाइज नहीं है, वो ऐसे डिसीजन ले रहा है, और दूसरा ब्रांड जिसके डाटा सेंट्रलाइज है तो वो एक्चुअल डिसीजन ले रहा है जो राइट कनेक्ट क्रिएट कर रहे हैं विद योर एंड कस्टमर. ठीक है, तो इसीलिए जो मेरा पॉइंट है ना कि आपके मल्टीपल टच पॉइंट्स सब सेंट्रलाइज हो जाने चाहिए. ठीक है, बिजनेस को सेंट्रलाइज हो जाना चाहिए, क्योंकि पिछले 1-2 साल से मैं ये बहुत देख रहा हूँ, बिजनेस के अंदर 2 बिजनेस है, एक ऑनलाइन का और एक रिटेल का. जब तक ये एक्सपीरियंस या ये फीलिंग रहेगा तो नुकसान मालिक को, नुकसान इंडस्ट्री को, ठीक है, और नुकसान एंड कस्टमर के लोगों को होगा. ठीक है, अब इसी आप देख लें, जितने योर प्लेटफॉर्म शुड बी रोबस्ट. ठीक है, टेक्नोलॉजी पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विल गिव यू द बेनिफिट. राइट नाउ इन पाकिस्तानी मार्केट का ट्रेंड नहीं है. ठीक है, आई नो दिस थिंग कि जब भी एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर इन्वेस्टमेंट की बात आए, ठीक है, तो लोगों का बिलीफ उतना नहीं रहता. दे वेट फॉर द अदर पीपल
कि ये करेंगे तो हम कर देंगे, लेकिन जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, ठीक है, वो नहीं ले सकते। और टेक्नोलॉजी इज समथिंग या ऑटोमेशन इज समथिंग, वो डे वन से इवॉल्व नहीं होती, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व होती है। जिसे आज हम बेसिक ऑटोमेशन कहते हैं, वो कल की एआई और कल की मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स उसके ऊपर ही लगने। बिकॉज उसके लिए आई थिंक डाटा चाहिए होता है, और डाटा के लिए सब्र चाहिए होता है। Exactly. बहुत सारे देखिए, एक और चीज है, आपके पास जब तक डाटा नहीं आता, आपने एआई और मशीन लर्निंग आपको ये नहीं बताता कि आपने इससे क्या करना है, वो आपने उसको बताना है कि इससे आपने क्या क्या अचीव करना है, क्या क्या चीजें आपके पास कैसे पड़ी हुई, ठीक है। तो जब तक आपका डाटा, आपके चैनल्स, ये सारी चीजें सेंट्रलाइज नहीं होंगी, ऑटोमेट नहीं होगी। और उसमें एक और चीज है, इंटरेक्टिंग विद ह्यूमन इज अ डिफिकल्ट पार्ट, ठीक है। तो जो चीजें आप ऑटोमेट कर सकते हैं और ह्यूमन इंटरेक्शन आपका वहां पे एलिमिनेट हो सकता है, सो यू कैन फोकस ऑन योर बिजनेस, ठीक है। सो यू कैन फोकस ऑन अनदर थिंग्स व्हिच कैन ऐड वैल्यू, यू कैन ऐड वैल्यू इन इट, ठीक है। आज भी अगर कस्टमर सर्विसेज में देखा जाए, जो प्रॉपर पोर्टल यूज नहीं करते, दे गेट चोक्ड, क्योंकि ऑनलाइन इज समथिंग कि यू नेवर नो, आज आपको 1000 ऑर्डर है, कल आपको 10,000 ऑर्डर है। और अगर आप ऐसी प्रोडक्ट, ऐसी कंपनीज के साथ नहीं है जो ऑटो स्केलेबल हो, सो इट मींस यू आर चोक। जब तक आप इस चीज को प्लान करके आओगे कि मैं 1000 से 10,000 की कैपेसिटी के लिए आई वांट टू गेट रेडी, सो इसका मतलब है कि यू हैव मेड अ ह्यूज लॉस। आई नो दिस फैक्ट एज वेल कि एक ब्रांड ने एक सर्टन कैपेसिटी से ज्यादा ऑर्डर ले लिए थे और वो इस एज पे फंस गए कि वो डिलीवर नहीं कर सके, स्टॉक चला गया, सिस्टम उनका इन्वेंट्री नहीं कर सका। बट फॉर द कस्टमर रिटेंशनशिप, और दे वर अ ब्रांड जो आज भी फोकस करता है कस्टमर जर्नी पे रेदर देन फोकसिंग ऑन कस्टमर लाइफ साइकिल, ठीक है। सो दे गेव लाइक 3 मिलियन वाउचर्स, ठीक है। मतलब उन्होंने अमाउंट वाज लाइक 3 मिलियन, ठीक है। जो अमाउंट उन्होंने दी कस्टमर को, वो 30 लाख के कूपन्स उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए फॉर द कस्टमर्स कि यार ये अगली दफा जरूर आए। सो ये 30 लाख अगर उन्होंने टाइमली ऑटोमेशन पे लगाया होता, और इस चीज को व्हाट आई सेड प्रीवियसली व्हेन आई स्टार्टेड, इसको प्री प्लान करना है। क्योंकि आप अगर 2% के कन्वर्जन रेट पे हैं, ड्यू टू एनी रीजन, आपकी मार्केटिंग टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म करके 4% पे आपको लेगी, आपका पूरा स्टोर सोल्ड आउट हो गया, ठीक है। सो व्हाट विल यू डू? जी, बहुत वैलिड पॉइंट था जिसके ऊपर उबैद साहब ने बात की है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया है कि व्हाट शुड बी द बेंचमार्क आरओआई ऑफ एड स्पेंड। मतलब इसमें आरओआई का क्या बेंचमार्क होना चाहिए इस पे फैशन ई कॉमर्स के हवाले से? वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट बड़ा ही मुश्किल सवाल है एक्चुअली, ठीक है। लेकिन ये है कि इसका जो जवाब ये है कि इट डिपेंड्स ऑन योर ब्रांड जर्नी, कि आपका ब्रांड जो है वो किस जगह पे खड़ा है। अभी क्या वो ब्रांड लॉन्च आज ही किया आपने, ठीक है। अगर तो आज ही किया है तो बेंचमार्क कुछ डिफरेंट होगा। अगर 5 साल से किया हुआ है ब्रांड और तकरीबन 30-40 हजार कस्टमर्स को ऑलरेडी बेच चुके हुए हैं कोई चीज, तो आरओएस का बेंचमार्क थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो टिपिकली एक जो लॉन्च का ब्रांड होता है, जो कि आप कह लें कि 1000 रुपए से लेके 5000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे चीजें या 10,000 के प्राइस पॉइंट पे चीजें बेच रहा होता है, उस फैशन ब्रांड का मैं एक टिपिकल सिनेरियो ले लेता हूँ। लेट्स सपोज उसको लॉन्च हुए हुए 2 साल हो गए हुए हैं और कोई 40-50 हजार कस्टमर को उसने सेल कर लिया हुआ है। तो ड्यूरिंग नॉर्मल डेज उसको आजकल के कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में कोई 6, 7, 8 का आरओएस टारगेट करना चाहिए, ड्यूरिंग सेल डेज 15 से 20 का। जी, और इसके अलावा एक और क्वेश्चन आया कि व्हाट आर द रिकमेंडेड रिसोर्सेज फॉर स्टार्टअप बिजनेसेस टू हैव इन हैंड इन अर्ली स्टेजेस के, लाइक के रिकमेंडेड रिसोर्सेज कौन से हैं? आई बिलीव कि इसके ऊपर भी अगर हम सारे मिल बैठ के कोई थोड़ी सी डायरेक्शन दे दें तो इससे स्टार्टअप के हवाले से भी जितने नए स्टार्टअप्स हैं उनको भी असिस्टेंस हो जाएगी। इसके ऊपर मेरी जैन साहब आपसे भी रिक्वेस्ट है और अजीज साहब आपसे भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा कंटेंट की परफॉर्मेंस मार्केटिंग के हवाले से थोड़ा सा आप भी कंटेंट प्रोवाइड करें। और इसके ऊपर मैं जो डेवलपिफाई सॉल्यूशंस अल्टीमेटिव और जो जितने भी शॉपिफाई एक्सपर्ट्स पैनल पे एजेंसीज मौजूद हैं उनसे भी आई विल कीप इन टच के, लाइक के वो इकट्ठे हों और जो शॉपिफाई की ट्रेनिंग के हवाले से जो है इस पे इंशाल्लाह हम इसमें कोई प्रोग्राम के हवाले से कोई कोर्स तरतीब दें, ताकि जो न्यू ज्वाइनिंग कम्युनिटी है
स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स है जो इस पे आके अपना कोर्सेज वगैरह अटेंड करें और उसके बाद अपने एटलीस्ट बिजनेस को स्टार्ट कर लें। Agreed. I totally agree with you. बल्कि आई बिलीव कि सर मार्केट में ना इस टाइम बहुत सारी हैप हैजर्ड है। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी कि कोई भी उठ के आपके एक्सपीरियंस को चैलेंज कर देता है विदाउट हैविंग एनी डाटा। वो उठ के बोल देगा कि आपका ROI तो यहाँ पे इतना होना चाहिए था, या फॉर एग्जाम्पल आप हमें इतना % स्पेंड दे दे, हम आपकी without having anything concrete or hard and fast, बस फुला के एक्सपीरियंस करिए। इसलिए हमारे क्लाइंट के साथ एक इशू हुआ कि that it was a client for ours for past 1 year। उसके पास एक लड़का आया, वो कहता है जी कि I can hold out your inventory। अस्सलाम वालेकुम, am I audible? वालेकुम अस्सलाम। अभी एक क्वेश्चन आया है बासित अली की तरफ से। जी बासित साहब बात करें, आप क्या क्वेश्चन करना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थैंक यू सो मच, आपने जो है ना मुझे स्पीक करने का मौका दिया। अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली ना मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया, तो उसके लिए ना मुझे पेमेंट गेटवे चाहिए था। तो मैं गया UBL वालों के पास, उनके ना हेड ऑफिस में लाहौर। तो तो सबसे पहले ये कि उनको यही पता नहीं था कि पेमेंट गेटवे होता क्या है। बैंक वालों को नहीं पता वहाँ पे जो बैठे हुए हैं। मैं वहाँ से फिर कहीं खपाता फिर मैं दोबारा चला गया इनके मेन ऑफिस बैंक अल-फलाह के। तो जो वो नीचे सर्विस में मौजूद थे ना, उन्हें भी नहीं था पता कि ये पेमेंट गेटवे क्या होता है। लेकिन शुक्र है कि बैंक अल-फलाह में ना एक अलग से उन्होंने सेपरेट बनाया हुआ है इसका ना पैनल जो पेमेंट गेटवे को हैंडल करता है। फाइनली मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे कहा कि मेरा भी स्टार्टअप है वेबसाइट का और मुझे पेमेंट गेटवे चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई इस पे आपको 100 के ईयरली भी पे करना पड़ेगा, 3% जो है आपको पर ट्रांजैक्शन भी पे करना पड़ेगा। इसकी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका 35,000 वो हम अलग से लेंगे आपसे। और इन दी एंड शॉपिफाई में पेमेंट गेटवे तब तक नहीं चल सकता जब तक आप अल्टीमेटिव के पास नहीं जाएंगे। अल्टीमेटिव आपको इंटीग्रेट करके देगा और अल्टीमेटिव जो है उसके पैसे आपसे अलग चार्ज करेगा। तो अभी शॉपिफाई में सबसे वीक पॉइंट जो है ना हमारे पास ये पेमेंट गेटवे का ही है। तो इस प्रोसेस को हमने इतना मुश्किल बनाया हुआ है कि मेरा अभी स्टार्टअप है, मैं इसको कैसे इंटीग्रेट करूं मुझे समझ नहीं आ रही। या फिर मैं ये सोच लूं कि हमने सारी ज़िंदगी जो है ना COD पर ही रहना है। तो ये मेरी आप सबसे जो है ना रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको किसी तरह कुछ आसान बनाए या कुछ इस पे जो है ना वो कुछ चीज़ प्रोवाइड करें कि हम इस तरफ आ सकें। आई बिलीव कि इसका आंसर मैं ये देना चाहूँगा कि मीडिया इम्पल्स जो है हमारे साथ शेख साहब है, इनके पास भी गेटवे की एक्सेस है, अल्टीमेटिव के पास भी है। वी आर प्रोवाइडिंग गेटवे सॉल्यूशन एज वेल। आई बिलीव कि जो स्टार्टअप्स हैं उनके सिस्टम्स के हवाले से हमें कुछ करने की ज़रूरत है। इसके लिए अगर हम बैठ के कोई मीटिंग वगैरह कर ले इसके हवाले से, ताकि हम जितने भी नए स्टार्टअप्स हैं हम उनके इनके प्रोसेस के इसके हवाले से हम कर सकते हैं। बाकी रहा मसला बस साहब आपने कहा कि बैंक अल-फलाह के गेटवे के हवाले से जो उनको एनुअल फीस है उसके ऊपर अब उनका अपना इख्तियार है। जहाँ तक कि मेरी अपनी सोच है कि जो गेटवे इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जो चीज़ें हैं, आई बिलीव कि उसके ऊपर हमें वर्किंग करने की ज़रूरत है, ताकि हम इसके ऊपर जो ज़्यादा से ज़्यादा जो नए स्टार्टअप्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं या एग्जिस्टिंग बिजनेस हम उनको अटेंड कर सकें। शेख साहब आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? जरा आप भी थोड़ा सा रोशनी डाल दें। सब आई बिलीव कि यहाँ पे ना सबसे पहले तो बैंक्स को अवेयरनेस इंटरनली करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बैंक्स जैसे बैंक दे आर प्रोवाइडिंग अ ग्रेट सर्विस, बट इंटरनली दो पेमेंट गेटवेज हैं, एक एफआर का और एक। अब दोनों के पीछे टेक्निकल सपोर्ट का इशू है। तो आई बिलीव कि सबसे पहले बैंक को अपनी अवेयरनेस की जरूरत है और फिर उसके बाद बैंक को आगे कस्टमर को बताने की जरूरत है कि कौन कौन से सॉल्यूशंस और कैसे सॉल्यूशंस हैं। जैसे मुश्ताक साहब Alchematives, yes, they are pioneers and they are in the market for a very long time. Like every other brand in the market, they were the first movers on Shopify. तो उनके पास solutions are more क्या उसको इस तरह कहेंगे कि ज़्यादा बेहतर तरीके से marketed। तो yes, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर हर एक टेक्निकल टीम की ना पीछे कॉस्ट भी होती है, वो बेस कॉस्ट कम से कम करके मार्केट में प्रोवाइड करना चाहिए। मगर इसमें पहला काम है बैंक्स का, दूसरा काम है फिर हम जैसे लोगों का कि इन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि यही कल को इस इकोसिस्टम में अपना रेवेन्यू पार्ट प्ले करने वाले हैं
और हम लोग भी इससे बेनिफिट होने वाले हैं। तो हमें इसको इजी से इजी और बेहतर से बेहतर करके प्रोवाइड करना चाहिए, मगर Exactly. इसमें फर्स्ट पार्ट कम्स ऑन द बैंक साइड, और बैंक के जो रेट्स हैं उसमें एजेंसीज लाइक अस कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज उनके अपने रेट्स हैं। और बहुत सफा आई एम श्योर कि आपको भी सुनने को मिलता होगा कि हमें रेट्स कम करवा दें, ये करवा दें। एक बेस कॉस्ट है, वो तो सबको बेयर करनी है। रही है जाहिर है, जब तक पेमेंट गेटवेज की पाकिस्तान में सपोर्ट नहीं होगी उतने ज्यादा बिजनेसेस बाहर नहीं आएंगे। जब बिजनेसेस गेटवे का प्रोसेस अगर जितना इजी हो सके उतना ही आई बिलीव की जगह पे बैंक्स को वर्क करने की जरूरत है। मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं जी फारूक साहब, एक प्लेटफॉर्म पे जरूर उठाया जाए जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ इन चीजों को टेकअप करे। देयर आर सर्टन लाइक आई नो बदर खुशनूद और जहां आ रहा है, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जिसको ये टेकअप करते हैं इन सारी चीजों को विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। देखिए स्टेट बैंक की तरफ से पॉलिसीज आ सकती है, सब जगहों से आएंगी। जिस तरह पहले भी एक सवाल आया था कि सीओडी पाकिस्तान में कितना ज्यादा है और वो कैसे खत्म हो सकता है, तो वो उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ईज ऑफ गेटिंग डिजिटल पेमेंट सिस्टम नहीं आने देगी। और इसकी ईज लाने के लिए इसके ऊपर जो काइंड ऑफ अमाउंट पीपल नीड टू स्पेंड उसको कम करना होगा, एमडीआर्स को नीचे लाना होगा, whatever it takes। I think एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो कैश की सूरत में इस पूरी सिस्टम के अंदर आता है। तो वो जितना ज्यादा उसे सपोर्ट करेंगे और जितना गवर्नमेंट उसको जो है वो स्ट्रांगली स्ट्रक्चर करेगी, फ्रेमवर्क देगी, उसके बगैर ये हो नहीं सकेगा। मतलब अगर आप सोचें कि एक बैंक सिर्फ उठ के इस सारे स्ट्रक्चर के अंदर कोई चीज कंट्रीब्यूट कर सकेगा, कभी नहीं होगा जब तक कि इसको सेंट्रल बैंक इसको जो है ना वो लेके नहीं आएगा या सेंट्रल बैंक इसको गवर्न नहीं करेगा। सो यू हैव टू हैव अ सर्टेन प्लेटफॉर्म जिस पे इन सारी चीजों को जाना चाहिए। ऑलरेडी इन पे बातें भी हो रही हैं, बट जो एक्सपर्ट है वो अपना ओपिनियन और अपने सॉल्यूशंस को उस प्लेटफॉर्म पे जरूर रजिस्टर करें सो दैट इट कुड बी टेकन अप टू द गवर्नमेंट एंड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। सर अग्रीड, डेफिनेटली अग्रीड। जी अब हमारा क्लोजिंग का टाइम हुआ जा रहा है। सबसे पहले अगेन आप अटेंडीज का शुक्रिया जो शुरू से हमारे साथ एंड तक अटैच रहे हैं, उन्होंने ग्रेट क्वेश्चंस किए हैं। उसके बाद स्पीकर्स का कि जो आए उन्होंने अपना वैल्यूएबल कीमती टाइम निकाला है और उस पर अपने आके हर टॉपिक पे जो भी टॉपिक था बड़ा बेहतरीन था, उसके ऊपर हर एक्सपर्ट ने हर स्पीकर ने आके उसके ऊपर बात की है। उसके बाद फिर अगेन हम अपने स्पॉन्सर जो एडेक्स 360 का शुक्रिया अदा करेंगे कि जिन्होंने हमें इस इवेंट को स्पॉन्सर किया है और इसमें हमें असिस्ट की। उसके बाद शॉपिफाई जो स्पॉन्सर हुआ है और उसमें हमें जो पाकिस्तान में सेकंड ऑफिशियल मीटअप का मौका दिया है। आगे इंशाल्लाह यहीं से हम अपना आज का प्रोग्राम क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह थर्ड मीटअप के साथ आपके साथ ज़रूर बहुत जल्द हम हाजिर होंगे। तब के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। थैंक यू सो मच।